वाग एजुकेशन फाउंडेशन। आपको मेरी वॉइस प्रॉपरली अगर आ रही हो तो मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा प्लीज। यस सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही सर मेरी वॉइस में? हाँ yes। जी दादा। हेलो। नहीं 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 नहीं, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहता। चलिए बहुत बहुत हेलो। धन्यवाद सर। जी जी हेलो। सर। मेरी वॉइस आ रही है ना आपको? हेलो। हाँ। सर मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपरली आपको? यस दादा, यस दादा। कोई डिस्टरबेंस तो नहीं? नहीं 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 नहीं, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑलमोस्ट हमारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंटीमेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि आपके ग्रांट प्रपोजल राइटिंग की जो क्लासेस हैं उनको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हमने क्लासेस को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा है। क्योंकि जहाँ तक मैंने आप लोगों का रिस्पांस देखा उस रिस्पांस के हिसाब से भी, और कहीं ना कहीं आप लोग जो होमवर्क करते हैं, शायद हमने ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को पढ़ा, ज़्यादा डिटेल में हमने जिस हिसाब से सीखा उस हिसाब से हमें थोड़ा सा और मेहनत की आवश्यकता है। तो आपकी क्लासेस को मैंने एक्सटेंड कर दिया है। एक्सटेंशन पीरियड जो है 1 वीक कर दिया गया है, जो कि आपका 8 मई से लागू होगा और 14 मई तक चलेगा। 7 डेज का पीरियड आपका एक्सटेंड किया गया है। मैं ये न्यूज़ में आपको जरूर देना चाहूँगा। आपके क्लासेस के पीरियड को 6 डेज एक्सटेंड कर दिया गया है, 8 से 14 तक। वापस मैं इंफॉर्मेशन को रिपीट कर रहा हूँ, 8 तारीख से लेकर 8 मई से लेकर और 14 मई तक आपकी क्लासेस को एक्सटेंड कर दिया गया है ऑलरेडी। यहाँ पर जरूरत है कुछ चीजों को बारीकी से सीखने की। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन सीखा। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के अंदर हमने बात की थी आइडियाज की, कि किस प्रकार से हम कंसेप्चुअलाइजेशन के अंदर जो है प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अपने आप को प्लीज म्यूट रखा करें, जब भी कोई पार्टिसिपेंट जुड़े अपने आप को म्यूट रखें। हमें पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर वर्क करना होता है। फिर उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है वो लिस्निंग करनी होती हैं। उसके ऊपर हमें एक कंसियस ओपिनियन बनाना होता है, यानी कि पूरी टीम के साथ बैठ कर डिस्कस करना होता है कि क्या हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, इसमें हम क्या क्या चीजें और इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको हम किस प्रकार से और रिजॉल्व कर सकते हैं, और क्या क्या माध्यम हो सकते हैं रिजॉल्वेंस के। उसके बाद आपको एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी पे काम करना होता है। प्लानिंग स्ट्रेटेजी के लिए आपको बताया गया था कि आपको ऑल लेवल्स पर पार्टिसिपेशन देना होता है, सभी संस्थाओं को, सभी लोगों को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वॉलेंटियर्स हो गए, आपका स्टाफ हो गया, डिपार्टमेंटल लोग हो गए, इनके साथ आपको बैठकर प्लानिंग करनी होती है। उसके बाद कंटिन्यूटी पर ध्यान देना होता है कि प्लानिंग जो है वो आपका कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। समय समय पर आप इसकी प्लानिंग पर काम करते रहेंगे, ऑब्जेक्टिविटी पर काम करना है, इवेल्यूशन पर काम करना है। फिर बात आती थी ऑब्जेक्टिव्स की। हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स तय करने होते थे कि क्या क्या हम स्टेप्स लेने वाले हैं। उनको ऑर्गेनाइज करना होता है एक पर्टिकुलर वे में, कि किस प्रकार से हम उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है डिफाइन करेंगे। फिर आती है बजटिंग की बात, तो हमें बजट पे ध्यान देना होता है कि हमारा जो बजट है वो परियोजना का कम से कम रहे, यानी कि हमें एक्सपेंस को बढ़ाना नहीं होता है। बजटिंग पे बहुत ध्यान रखना होता है। रेजिंग फंड्स पे हमें ध्यान रखना होता है कि कैसे हमें डोनर को आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे डोनर के साथ कम्युनिकेशन करना होता है, और कैसे अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करना होता है। अब हम प्लानिंग कर चुके हैं। प्लानिंग करने के बाद हमने प्रोजेक्ट के बारे में सोच लिया और प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए हमने प्रिपरेशन तैयार कर दी है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए। जब हम प्रिपरेशन करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, तो क्या होता है, मैं आपको वापस स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। हमने किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बारे में सर्च आउट किया, प्रॉब्लम का कारण जाना, हमने उसको सोचा कि भाई किसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं।
क्या क्या हमें काम करने पड़ेंगे रिजोल्वेंस के लिए, हमने उसको एक जगह व्यवस्थित कर लिया। जो उस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ हमने टाई अप किया, उनसे बात की, उनको बताई कि भाई आपकी इस प्रॉब्लम का संस्था इस प्रकार से सॉल्यूशन करना चाहती है, हमने सबको भरोसे में लिया। उसके बाद हमने बात की भाई इसका बजट कैसे कैसे करना है। तो कुछ लोग वहां से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जिस पब्लिक के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस बेनिफिशियरी के लिए आप काम कर रहे हैं, वहां से आपने फंडिंग्स के लिए कुछ व्यवस्थाएं करना स्टार्ट की। और साथ ही साथ कॉर्पोरेट सेक्टर से या अन्य गवर्नमेंट सेक्टर से जो है हेल्प लेने के लिए हमने किस पे काम करना स्टार्ट किया, प्रपोजल पे। अब हम प्रपोजल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था दो फॉर्मेट होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट और जनरल फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, मान लीजिए जैसे एचसीएल की ग्रांट है, एसबीआई की ग्रांट है, आपको पता है इनका पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आता है, भाई इस टाइप से हमें भर के दीजिए आप, है ना। आपने एनएस फाउंडेशन की ग्रांट देखी होगी अभी 10-15 दिन पहले ही, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, भाई हमें ये जानकारी चाहिए, ये चीज हमें हमारे फॉर्मेट में आप लिख के दीजिए। ये होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कैप्चर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत लंबी स्टडी की जरूरत होती है। हम काम करेंगे किसके ऊपर, जनरल प्रोजेक्ट पर, जनरल फॉर्मेट पर। जनरल फॉर्मेट क्या होता है, हम हर एक चीज को, स्टैंडर्ड वाली चीज को भी हम जनरल में सीख जाएंगे। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि किस चीज को क्या कहते हैं, है ना। तो हम जनरल फॉर्मेट पर काम करने वाले हैं। उसके लिए हमें जनरल फॉर्मेट के अंदर तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या, कवर लेटर, प्रोजेक्ट प्रपोजल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या जरूरत पड़ती है, कवर लेटर, प्रोजेक्ट प्रपोजल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की। कवर लेटर हमें कैसे तैयार करना है, मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली कहावत यहाँ लागू होती है कवर लेटर पर। तो आपको कवर लेटर बड़ा ही इफेक्टिव रूप से तैयार करना है, और ये सबसे बाद में तैयार होता है प्रपोजल लिखने के बाद। इसको साइन कौन कौन करता है ये आपको बता दिया गया था, ट्रस्टीज का चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी या प्रोजेक्ट हेड ही इसको साइन करेगा, या फिर आपने किसी व्यक्ति को पर्टिकुलरली ऑथराइज किया हुआ वो व्यक्ति साइन करेगा। तो ये सारी चीजें हमने आपको सिखा दी थी, किस फॉन्ट के अंदर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज हमने आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं कवर लेटर फॉर्मेट की। अब बात करते हैं कवर लेटर फॉर्मेट के बाद हमें दूसरी चीज जरूरत थी प्रपोजल की, है ना। जब हम एक प्रपोजल को तैयार करते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुणवत्ताएं होती हैं अपनी एक प्रपोजल की। वो प्रपोजल की गुणवत्ताएं क्या होती हैं, एक तो आपका प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल का जो टाइटल है ना, वो इनोवेटिव होना चाहिए, उसमें से इनोवेटिव स्मेल होनी चाहिए आपकी, है ना। आपका इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ा मोटिवेटिंग होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, है ना। ब्लॉक बिल्डिंग मेथड को आपको यूज करना है, यानी कि एरिया ऑफ इंटरवेंशन के अंदर आप ब्लॉक बिल्डिंग करें, है ना, हर एक चीज को हर एक चीज से जोड़ते जाएं। उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है उस संबंधित लाइन में वो वहां पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपको लिंकेज सेट करने हैं आपकी एक्टिविटीज में और आपके विजन के अंदर, है ना। आपको कोहेरेंस यानी कि सुसंगतता स्थापित करनी है, किसमें, डाटा में। जब आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो आपने सर्वे किया उस डाटा को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें बड़ा सुसंगत ढंग से हमें उसे रिप्रेजेंट करना होता है। वेल फॉर्मुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए हमारे, है ना। हमारी कमांड ओवर लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ा कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अब एक गुड प्रपोजल के अंदर तीन चीजें होती हैं, क्या, पहला होता है टाइटल पेज, दूसरा होता है टेबल ऑफ कंटेंट, और तीसरा होता है प्रपोजल। अभी हम प्रपोजल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हमने बात की टाइटल पेज की। टाइटल पेज के अंदर क्या क्या होता है, बताया गया था आपको, प्रोजेक्ट का टाइटल, एप्लीकेंट का नाम, जगह का नाम, प्लेस कौन सा है ना, डेट ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट आपने किस डेट को प्रिपेयर किया, फंडिंग एजेंसी का नाम वगैरह, है ना। उसके अंदर ऑप्शनली आप काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेंट का डेजिग्नेशन ऐड कर दिया आपने, एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस यूज कर लिया आपने, है ना। स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट यानी कि कंप्लीशन डेट आपने, कमेंसमेंट डेट और कंप्लीशन डेट, ये दोनों आपने उसके अंदर इनबिल्ट कर दी। तो हमने टाइटल फॉर्मेट जो था उसके बारे में हमने सीखा, और मैंने आपको बकायदा फॉन्ट वाइज लिखवाया आपको कि किस फॉन्ट के अंदर टाइटल पेज लिखा जाता है, क्या साइज रखा जाता है फॉन्ट्स का, कौन से फॉन्ट्स यूज किए जाते हैं, ये सारी चीज आपको सिखाई गई। टाइटल पेज फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद जब हम प्रपोजल लिखने पर आते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ी चीज आती है, वो होता है हमारा कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको लेवल्स बनाने होते हैं, तीन सेक्शंस बताए थे मैंने उसके अंदर आपको, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट समरी और अबाउट द प्रोजेक्ट। याद होगा आप लोगों को, अगर आपने याद नहीं रखा है तो आपको ये सभी वीडियोस दोबारा से देख लेनी हैं, फिर से समझ जाइएगा, नहीं तो जो हम आपको प्रैक्टिकली देने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में, वो आपके सिर के ऊपर से जाएगा। तो अगर आपने उस समय ध्यान नहीं दे पाए, सीख नहीं पाए, कोई बात नहीं, वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ वीडियोस इसी चैनल पर अवेलेबल हैं जो आप ऑलरेडी देखते हैं, द एनजीओ गुरु। और कुछ वीडियोस जो हैं वो सेकेंडरी चैनल पर अवेलेबल हैं, जो आज आपके साथ ग्रुप में शेयर किया गया था। आई थिंक सो उस ग्रुप में शेयर किया गया है ना, वाग एजुकेशन फाउंडेशन, मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। जो प्रपोजल राइटिंग वाला ग्रुप है उसके अंदर आज के नए चैनल का लिंक शेयर किया गया है कि नहीं किया गया है।
if are you able to listen me, वाग एजुकेशन फाउंडेशन यस दादा, शेयर कर चुके हैं। कर चुके हैं ना जी। यस दादा। कुछ वीडियोस जो हैं आपको पिछली, वो वहां पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी। उनको ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि अब हम देखिए प्रैक्टिकल पे आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपने डेमोस नहीं देख पाए हैं, वो चीजें नहीं सीख पाए हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। और एक छोटी सी गलती पूरे प्रपोजल पर जो है क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है। मैंने आपको बताया भी था कि ये एक मोटरसाइकिल के इंजन की तरह, अगर आप एक भी गिरारी को इधर उधर कर देंगे तो इंजन काम करना बंद कर देगा, है ना। तो वही आपके प्रपोजल का भी हाल है, आपको हर एक चीज पर डीपली ध्यान देना। अब बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बाद, हम आए थे किस पर, प्रपोजल पर। हमने आपको बताया था कि हमने प्रपोजल को दो सेक्शन में बांटा। किसके, कौन कौन से सेक्शन बताए मैंने आपको? अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन बताया मैंने, और अबाउट द प्रोजेक्ट का सेक्शन बताया, है ना। अब अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन वाले सेक्शन में हमें क्या क्या डालना था? संस्था का नाम, संस्था की कॉन्टेक्ट डिटेल, है ना। उसके बाद संस्था की कॉन्टैक्ट डिटेल में हम पोस्टल एड्रेस, नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट पर्सन, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज डाल देंगे, है ना। उसके बाद हमें डालना था लीगल स्टेटस, संस्था का लीगल स्टेटस क्या है। उसके अंदर हमने बताया था आपको जेनेसिस, यानी कि संस्था क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू की गई, उसकी छोटी सी शॉर्ट सी और मतलब अट्रैक्टिव कहानी सी, है ना। और स्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था कब स्टेब्लिश हुई, यानी कि डेट ऑफ स्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको डालनी होती है, कहाँ से आपकी रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये डालना होता है आपको। अगर एफसीआरए आपके पास अवेलेबल है तो एफसीआरए की डिटेल आप डाल सकते हैं, उसको आप चाहे तो आईएसओ से रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपको बताया गया था। उसके बाद आपको डिटेल देनी होती है आपके टैक्स एग्जेम्पशंस की, यानी कि आपके पास 12 एटीजी वगैरह है या नहीं है, उसकी डिटेल आपको देनी है ना। उसी के साथ साथ आपको जो है अपना पैन की डिटेल देनी होती है ना, आपके टेन की डिटेल देनी होती है। ये सारी डिटेल्स आपको उसी में देनी होती है। फिर एक सेक्शन मैंने आपको बताया था बैंक डिटेल का, यहाँ पर ही आपको अपनी बैंक डिटेल लिखनी होती है, पहले प्रोफाइल में ही, रजिस्टर प्रोफाइल वाले सेक्शन में, है ना। उसके अंदर मैंने आपको बताया था नेम ऑफ द बैंक, एड्रेस ऑफ द बैंक, बैंक के दोनों कोड MICR और IFSC दोनों आपको डालने हैं, अकाउंट नंबर आपको रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है जी। और बैंक में संस्था का क्या नाम लिखा हुआ है बैंक खाते के अंदर, वो आपको रिफ्लेक्ट करना होता है। डिटेल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं, संस्था का विजन मिशन लिखते हैं, है ना, की एरियाज लिखते हैं हम उसके, और जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं या हम कंप्लीट कर चुके हैं रिलीवेंट प्रोजेक्ट, उसको हम वहां पर डिफाइन कर देते हैं। और उनको डिफाइन करने का तरीका मैंने आपको बताया था, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, लोकेशन, ड्यूरेशन, बेनिफिशरीज कितने हैं, और फंडिंग सोर्स क्या रहा। बस ये चीजें आपको उसमें दिखानी होती हैं। अब बात कर रहे थे हम अबाउट द प्रोजेक्ट की। सर स्क्रीन शेयर नहीं की है, स्क्रीन शेयर नहीं की है, आप मुझे ध्यान से सुनते रहिए। अबाउट द प्रोजेक्ट, ये सारी वही चीजें रिपीट की जा रही हैं जो हम कर चुके हैं अभी तक। अबाउट द प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर मैंने आपको बताया था, हमने इसको दो पार्ट में इसको भी बांट दिया था, किसमें? प्रोजेक्ट समरी और प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर। प्रोजेक्ट समरी के अंदर हमें क्या क्या डालना होता था, मैंने आपको बताया था, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लोकेशन, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, प्रपोज्ड टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोजेक्ट, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, फंडिंग सोर्स और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। ये सारी चीजें हमारे किस में आती हैं? प्रोजेक्ट समरी के अंदर। अब बात कर रहे थे हम प्रोजेक्ट डिटेल की। ये वाला सेक्शन हमने कल परसों कंप्लीट किया था, इसलिए मैं इसके ज्यादा और डीपली नहीं जाना चाहता। अब हम बात करें प्रोजेक्ट डिटेल की। प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर सबसे पहली चीज इसके अंदर आता क्या क्या है, कल आपको नोट डाउन करवाया गया था। कोई भी साथी मुझे बता सकता है एक बार अपने आप को अनम्यूट करके कि प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर हमें कौन कौन से सेक्शंस देने होते हैं? एनीवन अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और मुझे बताना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। कोई भी एक साथी, कल जो आपको बताया गया था कि प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कोई भी एक साथी अपने आप को अनम्यूट करके बताना चाहे। ध्यान नहीं रख रहे हैं आप लोग, सीख नहीं रहे हैं इसका मतलब, है ना। सीख नहीं रहे हैं क्या आप? कल आपको प्रोजेक्ट डिटेल का ऑप्शन बताया गया था, प्रोजेक्ट डिटेल्स आपको सिखाई गई थी। मुझे बता दीजिए एक बार अपने आप को अनम्यूट करके कि प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए जाते हैं। एनी वन मेंबर, कोई भी हेलो। एक साथी। हेलो सर। जी श्रीमान जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। ये पहले था सर बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट, पहला था सर ग्रेट। असेसमेंट। ये दूसरा था असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। ग्रेट। तीसरा था सर टारगेट ग्रुप। चौथा था ऑब्जेक्टिव सर। और हम्म। पांचवा था सर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, है हम्म। ना सर। और छठवा था इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। हम्म। और सातवां सर प्रपोज्ड एक्टिविटीज। फिर उसके बाद था सर द आउटकम्स। हम्म। और उसके बाद सर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन।
जी। उसके बाद सर कंट्रोल्स ऑफ फाइनेंस, इसी को सर स्टेबिलिटी और सर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भी बोलते हैं ना सर जी। और बिल्कुल। उसके बाद सर प्रोजेक्ट टीम सर, और लास्ट में था बजट सर। बजट। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें कल आपको बताई गई थी। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर पिछले सेक्शंस को आप भूल गए हैं गलती से, या आपने उसको ध्यान नहीं रखा है, आपके ध्यान से कुछ चीजें अगर उतर गई हैं, तो सारी वीडियोस चैनल पर भी अवेलेबल हैं। आज जो नया चैनल का लिंक आपको शेयर किया, कुछ वीडियोस आपके पिछले दिनों की वहां अवेलेबल है। एक बार उनको रिवाइड कर लीजिएगा। मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूं, आपके सेक्शन को 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आपके सेशन को इंक्रीज कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। कुछ अन्य काम हमारे पास भी आ गए थे, जिसके लिए शायद मुझे 2 दिन बाहर जाना पड़ेगा, और मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ 2 दिन, इसलिए शायद मेरा कॉल भी ना लगे। 2 दिन क्लासेस आपकी नहीं रहेंगी, इसलिए आपकी क्लासेस को 8 से 14 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये क्लासेस बिल्कुल पिछले चैप्टर की मैं बात ही नहीं करूंगा, मैंने पहले आपको क्या लिखवाया था, बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बात करूंगा प्रपोजल राइटिंग की। प्रपोजल लिखना हम स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 टॉपिक्स लेते रहेंगे और उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ उन्हीं प्रपोजल तक सीमित रह जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने होमवर्क पिछला कंप्लीट नहीं किया तो, यानी कि पिछली क्लासेस को एक बार ध्यान से जाकर सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वापस हर एक चीज के नोट्स बना लीजिएगा अपने पास। क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में एक बार फटाफट क्लियर लिख दीजिएगा। चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा। ग्रेट। हम बात कर रहे थे बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट की। एक फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर रिसर्च को मेंशन करना, या फिर जनरली हम इंट्रोडक्शन से जब स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट को, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर मेनली हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप यहां पर बैकग्राउंड ऑफ द सिचुएशन को डिस्क्राइब करें। परिस्थिति क्या है जो कि आपके इस प्रपोजल से रिलेटेड हो। याद रखिएगा, बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट में हम क्या बताएंगे? परिस्थितियां, है ना, इसको हमें डिस्क्राइब करना होता है। ये किसी भी रूप में संस्था का, ये सॉरी, आपका प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन नहीं होता है। इसे हम प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन नहीं कह सकते, ठीक है जी। इसके अंदर हम करंट की जो सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल और कल्चरल जो सिचुएशंस होती हैं ज्योग्राफिक रीजन के साथ, वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं और उसको हमारे प्रोजेक्ट के साथ लिंक करते हैं, जो हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया, क्योंकि टाइटल हम पहले दे चुके हैं प्रोजेक्ट सेक्शन में, है ना। दूसरा था हमारे पास असेसमेंट ऑफ सिचुएशन। इसके अंदर हम जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, न्यूज पब्लिकेशंस, कई जगह जो चीज टेलीकास्ट हो चुकी है, फोकस्ड अटेंशन जिससे हम दे सकें रीडर की, वो सारी चीजें हम यहाँ पर जो है इनबिल्ट कर देते हैं। और कहीं ना कहीं इस सेक्शन को हमें ज्यादा लिखना ना पड़े, इसको बढ़ाना पड़े, हम इसके लिए जो है जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, चार्ट, टेबल, है ना, पिक्चर्स या रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर की कटिंग, वो हम चीजें यहाँ पर यूज करते हैं और बहुत थोड़े शब्दों में हम इसको लिख देते हैं। टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप को हम बिल्कुल क्लियर रूप से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा टारगेट ग्रुप क्या है। अगर हम विधवाओं के लिए काम कर रहे हैं तो विडोज, डिसेबल्ड के लिए काम कर रहे हैं तो डिसेबल्ड्स, है ना, ऑफ फलाना एरिया, है ना, आपको बताया गया था। तो उसके अंदर ऑल मेल्स ले रहे हैं हम, ऑल फीमेल्स ले रहे हैं हम, इन्फेंट्स ले रहे हैं हम, या चिल्ड्रंस को ले रहे हैं, है ना, हम मेल डिसेबल्स को ले रहे हैं, फीमेल डिसेबल्स को ले रहे हैं, जो भी हम ले रहे हैं उसके साथ हम उसको टैग कर देते हैं। यानी यानी कि टारगेट ग्रुप को हम यहाँ पर क्लियर रूप से डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद इसी सेक्शन के अंदर हमें हमारे डायरेक्ट बेनिफिशरीज और इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज दोनों को
डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। वहां पर हमने क्या किया था, प्रपोजल की जब हम समरी कर रहे थे, समरी के अंदर हमने क्या करा था, हमने सिर्फ नंबर ऑफ बेनिफिशरीज डाल दिया था, डायरेक्ट बेनिफिशरीज, और इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज के लिए हमने एक लाइन लिख दी थी, क्योंकि वो समरी है, समरी का मतलब होता है 1 से 2 लाइन बस बहुत है। यहाँ पर हम पर्टिकुलर से डेवलप करेंगे, एक करीबन 4 से 5 लाइन का पैराग्राफ हम डेवलप करते हैं, और उसके अंदर हम बताते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट के डायरेक्ट बेनिफिशरीज कौन रहेंगे, इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज कौन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कभी भी हमारे गोल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। इसके अंदर 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जिनका इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो लंबा हो, है ना, बड़ा हो। स्पेसिफिक क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हमें स्मार्ट तरीके से डिफाइन करना पड़े। स्मार्ट तरीका क्या होता है, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंडेड। तो कैसे हम और ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स को ना हमें पॉइंट वाइज अगर हम डिस्क्राइब करते हैं बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पर हम पैराग्राफ का यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स को हम हमेशा पॉइंट वाइज ही डिफाइन करेंगे, पैराग्राफ यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे। तो कैसे हम करते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्टिव्स निकालते हैं, सारी चीज आपको जब लाइव हम एक एक टॉपिक के ऊपर करेंगे काम, तो आपको लाइव सीखने को वहां पर मिलेगा कि कैसे हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स वहां पर ड्राइव किए। कुछ भी नहीं है, मैंने बताया, जब आप किसी चीज को सोच लेते हैं भाई मुझे ये काम, ये प्रोजेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो जो एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेंगी, उस ऑटो एक्टिविटीज को आपको वही वही तो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी, बस उसको डिफाइन करना होता है, कम शब्दों में उसको लिख देना होता है, प्रोसीजर में बना देना होता है उसको, हम उसको एक नाम दे देते हैं, है ना। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आपको ऑलरेडी बताया गया है, मेरे ख्याल से इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है कि ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट हमें डिफाइन कर देना है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था अगर आपके सेक्शंस बने हुए हैं तो सेक्शंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर को हमने 5 फेजों में इसको डिवाइड किया था, कल बताया गया था आपको। प्रिपरेशन या पायलट फेज, है ना, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन फेज, तीसरा मॉनिटरिंग फेज, चौथा इम्पैक्ट फेज, और पांचवा इंट्रोडक्शन टू इनोवेशन फेज। ये पांचों फेज कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे हम इसको ड्राइव करेंगे अपने शब्दों के अंदर, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे शब्दों से वो सारी चीज झलक रही है। ये सारी चीज लिखवाने का प्रयोजन क्या था, जब आप किसी से प्रोजेक्ट लिखवाएं, आप किसी से कोई सेवाएं ले रहे हैं, तो उसके इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी में ये पांचों पॉइंट झलक में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, टाइटल जो है आपका, उस टाइटल के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था ना क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक अच्छे टाइटल के अंदर। कोई भी साथी अपने आप को अनम्यूट करे और फटाफट मुझे बताए कि एक प्रोजेक्ट टाइटल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें आनी चाहिए एक प्रोजेक्ट टाइटल के अंदर। कोई भी एक साथी। हेलो सर, जी नमस्ते। मैम, नमस्कार मैम। तो प्रोजेक्ट टाइटल के अंदर हमारी 4 चीजें आनी चाहिए। जी, व्हाट, वेयर, होम एंड व्हाई, जिससे हमें ये ग्रेट पता चले कि आखिर की प्रोजेक्ट में अंदर है क्या, हम वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ग्रेट, बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत ही प्यारा आंसर दिया कि WH फैमिली हमारी उसके अंदर झलकनी चाहिए पूरी, ठीक है। जी। एरिया ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटी क्या रहा हमारा, ठीक है, टारगेट ग्रुप कौन सा रहेगा हमारा, लोकेशन क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या आउटकम्स क्या रहेंगे, है, और सोशल सोशल वैल्यू वैल्यूज क्या। क्या होंगी। जी। बिल्कुल, ग्रेट। तो ये चीजें हमारे टाइटल के अंदर हमें मिलनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी चीज है, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये सारे फेजों को कंप्लीट करके चलेंगे भाई। प्रिपरेशन फेज क्या रहा हमारा, इम्प्लीमेंटेशन फेज क्या रहा, मॉनिटरिंग फेज क्या रहा, इम्पैक्ट फेज क्या रहा, और इंट्रोडक्शन टू इनोवेशन फेज। इनोवेशन कहाँ से झलकेगा, ऑलरेडी हमारे टाइटल से भी झलक चुका है, यहाँ भी हम दिखाएंगे हमने क्या इनोवेटिव किया है, क्या नया किया हमने। प्रपोज्ड एक्टिविटीज हमें बतानी होती हैं, हम क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं, और उसको हम कई बार जो है टाइमलाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। लोग पूछते हैं जी अपनी टाइमलाइन लिखिए, तो वो भी हम जो है, जी हाँ बिल्कुल सर, टाइटल जो है हमेशा आपका 45 to 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, यानी कि अल्फाबेट्स, और उसके अंदर स्पेस कोमा सब कुछ इंक्लूड है 45 से 60 में, ठीक है जी। उसके आउटकम्स क्या है, आउटकम्स को हमने बताया था 2 चीजें डिफाइन करते हैं हम, आउटकम्स और आउटपुट्स। आउटकम्स क्या है और हमारे आउटपुट्स क्या है वो हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन की बात आती है, तो मॉनिटरिंग हम कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, ये सारी चीज हम उसमें डिफाइन करते हैं कि हमने मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी किस किस लेवल पर दी हुई है, किस किस को उसके लिए जिम्मेवार बनाया हुआ, और इवन देन हम मॉनिटरिंग वाले सेक्शन के अंदर
अपनी फंडिंग एजेंसी को भी प्लेस दे, ये बहुत अच्छी चीज होगी। और याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने संस्थान को, फाइनेंसिंग एजेंसी को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई होती नहीं है। तो उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कंट्रोल एंड फाइनेंस का। तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, है ना, और कंट्रोल ऑफ फाइनेंस कैसा रहेगा हमारा। बुक कीपिंग के लिए हमने बताया था कि हम हर एक चीज के लिए अलग अलग एजेंसी हायर कर लेते हैं, है ना, जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन उसमें दिखाते हैं, पार्टनर इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के अंदर। तो कंट्रोल ऑफ फाइनेंस का सेक्शन हमारा वहां से कंप्लीट हो जाएगा। प्रोजेक्ट टीम को हमें अपने आप डिफाइन करना होता है, भाई हमारा एकेडमिक स्टाफ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या क्या है, टेक्निकल स्टाफ कौन कौन सा यूज होगा, फील्ड स्टाफ कौन सा यूज होगा, अगर जरूरत है तो वॉलंटियर्स कहाँ से यूज होंगे, फुल टाइम कितने हैं, पार्ट टाइम कितने हैं, सैलरी बेसिस कितने हैं, डेली बेसिस कितने हैं, है ना। ये सारी चीजें हम वहां पर डिफाइन करेंगे अपने प्रोजेक्ट टीम के बारे में। तो वहां पर हम डिफाइन जब कर चुके होंगे तो उसके हिसाब से ही हम अपना बजट शीट तैयार कर देंगे। तो बजट शीट का मैंने आपको बताया था, उसके अंदर दो सेक्शन होते हैं मोस्टली, भाई रिकरिंग कॉस्ट होती है और नॉन रिकरिंग कॉस्ट होती है। नॉन रिकरिंग कॉस्ट कौन सी, जो असेट्स के रूप में हम खर्च करते हैं, हमने एक बार चीज परचेज कर ली, दोबारा परचेज करने की आवश्यकता नहीं। नॉन रिकरिंग सॉरी रिकरिंग कॉस्ट कौन सी हो गई, जो कंटिन्यूस खर्चे चाहिए होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था एक जो है मेडिकल वेल हेल्थ वैन यूनिट का। तो उसके अंदर नॉन रिकरिंग कॉस्ट क्या है, वैन खरीदने का खर्चा। और रिकरिंग कॉस्ट क्या है, डॉक्टर्स की सैलरीज, दवाइयों के खर्चे, पेट्रोल के खर्चे, ये सब चीजें ये उसमें आ जाती हैं। तो हम इस चीज को लाइन बाय लाइन डिस्क्लोज करेंगे। और ये चीजें जो है ना प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है इधर उधर होती रहती हैं। हमें देखना होता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर किस किस चीज की जरूरत है, क्योंकि जब हम अवेयरनेस का प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो अवेयरनेस के प्रोजेक्ट के अंदर रिकरिंग कॉस्ट, नॉन रिकरिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। क्योंकि अवेयरनेस जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा होता ही नहीं जो हम फिक्स्ड एसेट्स के रूप में खरीद सकें। छोटे मोटे सिस्टम होते हैं, अगर हम वो भी दिखाएं, भाई हम माइक भी खरीदेंगे, म्यूजिक सिस्टम भी खरीदेंगे, तो वो शायद वो ज़्यादा चीप हो जाएगा, भाई इनके पास कुछ भी नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें हम अपने पास दिखाते हैं। हमारी होती है सिर्फ टीम, जो टीम काम करती है। जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो अवेयरनेस में वो खर्चे हो जाते हैं आपके, तो वो आपके सारे 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 रिकरिंग कॉस्ट के अंदर चले जाएंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर हमें सब पता है ऑलरेडी, हमारे जो लीगल प्रूफ्स हैं, बैंक ऑपरेशंस के प्रूफ हैं, 12 ATG पैन 10, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल, मेमोरेंडम, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन आपका, है ना, स्टाफ की डिटेल, ऑफिस इक्विपमेंट्स, है ना, आपका ऑफिस रेंटेड है, ऑन है, उसका प्रूफ वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर। सपोर्ट लेटर्स आप चाहें तो लगा सकते हैं पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से। मान लीजिए मैंने वाघ एजुकेशन फाउंडेशन को अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है किसी भी चीज में इम्प्लीमेंटेशन लिया, तो मैं उनसे एक लेटर पे लिखित लूंगा, वो लेटर मैं यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपके सपोर्टिव होते हैं, जिससे कि आपका जो है प्रपोजल जो है थोड़ा सा और वजनदार हो जाता है। और आप अब रेडी हैं सबमिट करने के लिए। आप सबमिट करने के लिए रेडी हुए तो हमारा कौन सा काम बाकी रह गया, अब हमें वापस वहीं पहुंचना है। कहाँ, स्टार्टिंग में, कवर लेटर पे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपका प्रपोजल राइट पूरा हो जाता है तो आपको कवर लेटर उसके बाद बनाना है ना, हमें कवर लेटर उसके बाद बनाना है। आपका कंटेंट बॉक्स, वो कंटेंट बॉक्स कब बनेगा, प्रपोजल तैयार होने के बाद, क्योंकि तभी आप लिख पाएंगे कि कौन से कंटेंट, यानी कि कौन सा टॉपिक आपके कौन से पेज नंबर पर है ना। तो ये सारी चीजें हमें वहां पर फिर उसी बैकएंड पर जाना है और वो सारी चीजें हमें फिर से तैयार कर लेनी है। अब मैं आपको आज के सेशन में, क्योंकि आज का सेशन मैंने सिर्फ इसलिए रखा कि आप पिछली चीज को एक बार रिवाइज कर लें। प्रपोजल राइटिंग के लिए मैंने आपके सेशन को 8 से 13 तारीख, यानी कि 8 से 14 तारीख तक मैंने 6 दिन के लिए आपके सेशन को बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया है। आपका सेशन अब 8 तारीख से स्टार्ट होगा और 14 तक कंटिन्यू चलेगा। 2 दिन का गैप मैंने आपको दिया है, शनिवार और रविवार का, इसलिए दिया है कि पिछली चीजों की आप एक बार समरी कर लीजिए प्लीज। अगर पिछला आपको याद नहीं है, यकीन मानिए मैं 14 के बाद एक दिन भी डेट नहीं बढ़ेगी। सेशंस 14 को लास्ट रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारी ट्रेनिंग्स बाहर जो है स्टार्ट हैं, तो हमें वहां जाना है। तो 14 के बाद कोई भी क्लास एक दिन भी एक्सटेंड नहीं होगी। तो इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। जो भी एक्सटेंशन पीरियड था हम बढ़ा चुके हैं, जितना हम आपको मैक्सिमम देना चाहते थे हम कर चुके हैं। तो अब एक्सटेंड कुछ नहीं होगा। अब आपको पिछले चीज को एक बार रिवाइज कर लेना है ध्यान से, क्योंकि अब हम बात करेंगे सिर्फ राइटिंग की। फटाफट हम रोज एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे, रेडीमेड मेरे पास डाटा होगा उसका, मैं फटाफट आपको एनालाइज कराता रहूंगा और बताता रहूंगा। बताऊंगा भी मैं तब जब आप कहेंगे कि सर आपने ये कहा था कि इसके टाइटल में से इनोवेशन स्मेल होनी चाहिए, तब मैं आपको बताऊंगा बेटा कहां पर स्मेल हो रही है ना, सुगंध मिली या नहीं मिली, मैं तब बताऊंगा अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे मैं डाटा चलाता रहूंगा। उससे नुकसान और फायदा क्या होगा,
आप सिर्फ ये 5 प्रपोजल जो मैंने लिख के बताए हैं, शायद स्क्रीनशॉट लेकर आप इनके काबिल तो हो जाएंगे, लेकिन आप अपना कुछ भी इनोवेटिव नहीं लिख पाएंगे अगर आपने पिछले सेशन पर ध्यान नहीं दिया तो। इसलिए मेरा आपसे बार बार निवेदन है, कल से यानी कि आज से ही पिछले सेशंस को एक बार वापस बार बार रिपीट करना स्टार्ट कर दीजिए, वापस बार बार रिपीट करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ वीडियोस मैंने प्राइवेट कर रखी थी, आज मैं उन सभी को पब्लिक करने जा रहा हूं। अभी रात के 12 बजे तक वो सारी वीडियोस जो है पब्लिक हो जाएंगी आपके चैनल पर, तो वो सारी वीडियोस ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें वो वीडियोस भी हैं जो हमारे पिछला सेशन जो कंप्लीट हो चुका है, एक सेशन पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं पेड सेशन, उसकी भी कुछ वीडियोस हैं, वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। सुनकर आएंगे, आप मुझसे सवाल करेंगे तो शायद मैं आपको अच्छा जवाब दे पाऊंगा। आप कहेंगे सर इसमें ये चीज आपने नहीं डाली, तो मैं उसका जवाब तभी दूंगा जब आप मुझसे पूछेंगे, और आप तभी पूछ पाएंगे जब आपने होमवर्क किया होगा। तो आपको होमवर्क से आपके रेडी रहना है। हम प्रपोजल राइटिंग करेंगे डायरेक्टली, और वहां आपको बताना है कि सर यहां पर ये चीज आपने कहा था डालने के लिए, ये आई या नहीं आई। मैं आज आपको क्या देने वाला हूं, मैंने आपको बताया था मैं हर दिन एक नई चीज जरूर देता हूं। आज मैं आपको एक प्रपोजल राइटिंग से संबंधित सक्सेस मंत्र देने जा रहा हूं। याद रखिएगा, ये सक्सेस मंत्र तभी कामयाब है जब आप होमवर्क पूरा करेंगे। फिर बता रहा हूं, कहानी वहीं अटकी है, सुई वहीं अटकी रहेगी होमवर्क पे। सक्सेस मंत्र क्या कहता है, नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन नोट करने से पहले आपके वीडियोस को ऑन कर लीजिएगा प्लीज। मैं भी अपना वीडियो ऑन कर लेता हूं, क्योंकि कुछ चीजें हम जो है ना साइन लैंग्वेज में बहुत अच्छा समझ पाते हैं। आई थिंक सो साइन लैंग्वेज में हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं और आप क्या समझिए। आपके वीडियोस ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन ना बड़ी चीज होती है, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी इस समय। मैं यहाँ पर अपना कैम ऑन कर रहा हूँ, राइट। सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। यस, काफी लोगों के कैमराज ऑन नहीं हुए हैं, प्लीज एक बार आपका कैमरा ऑन कर लीजिएगा सभी लोग। सक्सेस मंत्र दे रहा हूं, नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है। आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा ना सक्सेस मंत्र दे रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो साइन लैंग्वेज की होती हैं, और सक्सेस मंत्र अगर आज आपने नोट डाउन कर लिया, जिंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे आप। आपने प्रपोजल में अगर छोटी सी गलती कर भी दी तो वो आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अगर सक्सेस मंत्र है आपके पास तो। ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए जी, सक्सेस मंत्र का पहला टिप दे रहा हूं मैं आपको। जब भी आप किसी भी सीएसआर या फंडिंग एजेंसी के बारे में या किसी को आप प्रपोजल भेजने वाले हो, प्रपोजल लिखने से पहले एक बार जरूर एनालाइज कीजिएगा कि उस कंपनी ने आपके आसपास के क्षेत्र में या संबंधित प्रोजेक्ट पर क्या काम कर रखा है, और उसका आप जितना डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। कारण, उसका एक कारण बताता हूं मैं आपको। मुझे यहाँ पर शायद वैष्णवी सोशल वर्क फाउंडेशन, सर आप शायद मुझसे कभी पहले नहीं मिले हैं, है ना, फेस टू फेस। युग चेतना महिला मंडल, शायद मैम आप मुझसे कभी फेस टू फेस इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। बहुत से साथी ऐसे जो हमारे साथ फेस टू फेस इंट्रोड्यूस नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं वही पोजीशन हमारी फंडिंग एजेंसी के साथ भी है ना। अब मान लीजिए कभी आप मुझे मेरे ऑफिस में मिलने के लिए आए, और हम बातों की शुरुआत करनी चाहिए किसी और शब्द से, और हम कहां पर आगे, सर कुछ दिलवा दो ना प्रोजेक्ट वगैरह। सोचिए आपका इंप्रेशन मेरे ऊपर क्या जाएगा, कि ये व्यक्ति अपने मतलब से आया सिर्फ। बात को समझना। और वही हमारा व्यवहारिक बोलचाल कहां से शुरू हो, सर आप इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, सर बड़ा मिलकर खुशी हुई आपसे। सर वाकई में वो चीज तो मुझे बड़ी अच्छी लगी यार, वो फलाना संस्था कह रही थी कि उनको जिंदगी में 15 साल की लाइफ में पहली बार प्रोजेक्ट या ग्रांट मिली। सर कुछ सक्सेस मंत्र हमें भी दे दो, और नहीं तो सर एक प्रपोजल मेरा है, अगर देख लो कहीं एडजस्ट हो जाए तो। एक आप वो जो बात करेंगे तो क्या मेरे दिमाग में आएगा ये अपने मतलब से आया हुआ है? नहीं। अब क्यों नहीं आया? क्योंकि आप मेरे ऊपर रिसर्च करके आए हैं। बात को समझिएगा। यही चीज आपके प्रपोजल के अंदर अगर रिफ्लेक्ट हो रही है कि आपने फंडिंग एजेंसी के ऊपर एनालाइज किया हुआ है,
वो संबंधित प्रोजेक्ट में संबंधित विषय पर क्या कर रही थी, क्या कर चुकी है, अगर आपने उसको एनालाइज कर रखा है तो आप उसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन सेशन में। कैसे? जैसे मुझे भेजना है रिलायंस फाउंडेशन को प्रोजेक्ट अपना, मैंने शुरुआत कहां से करी? सबसे पहले सर मैं आपको वार्म वेलकम करना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे सीएसआर इनिशिएटिव अपने क्षेत्रों में शुरू कर रखे हैं, और ऐसा ही हरियाणा के क्षेत्र में मैंने आपकी फला फला संस्था के साथ ये काम होते हुए देखे जो कि काबिले तारीफ हैं। आप फला संस्था के साथ सर ऐसा ऐसा एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान अपने एक ऐसे ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट की ओर अग्रेसित करना चाहता हूं। बात को समझिएगा, मैंने उसको लिंक कर दिया। अब सामने वाला व्यक्ति जब मेरे प्रोफाइल को पढ़ता है या मेरे प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन को पढ़ता है तो उस पर एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे ऊपर पूर्ण तरीके से काम किया हुआ है। और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मीन्स को आपको यूज करना होगा। न्यूज में रहिए, सोशल मीडिया पर रहिए। सोशल मीडिया पे हम सर्च करते हैं सपना के गाने, सपना का डांस, ये सर्च करना बंद कर दीजिए। अब आपको सर्च क्या करना है? रिलायंस फाउंडेशन क्या कर रही है, टाटा ट्रस्ट क्या कर रही है ना, इनके बारे में सर्च कीजिए। कुछ ना कुछ इनसे रिलेटिव आता रहेगा सोशल मीडिया पर, उसको एक जगह एनालाइज करते रहिए आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। वो अंधों को या लंगड़े लोगों को वो इक्विपमेंट्स बांट रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट तो एजुकेशन का है ना, तो मैं सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या काम कर रखे हैं, क्या क्या इंपैक्ट लेकर आए हैं, वो हम उस पर काम करें। लेकिन मैं इस चीज को भी इग्नोर ना करूं, अगर मुझे वहां पर कोई वीडियो दिख रही है जिसके अंदर कोई बच्चा कह रहा है कि इस संस्था ने मुझे जो है टांगे डोनेट कर दी, अब मैं अपने स्कूल को आराम से चला जाता हूं, तो वो मेरी कहीं ना कहीं एजुकेशन को लिंक कर रही है। तो वो जो फीडबैक है, वो जो रिस्पॉन्स है, मैं उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, मैं उसे लेकर आऊंगा कि सर आपकी ही एक ऐसे इनिशिएटिव से ना एक बच्चा स्कूल तक पहुंच पाया। कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आपका ये जो योगदान है वो भी अतुलनीय है। बात को समझिए, उसको हमें बढ़ा चढ़ाकर रिप्रेजेंट करना। इतना भी मत बढ़ाइएगा कि सामने वाले को आप झाड़ पे चढ़ा दें, क्योंकि लोग इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि आप चापलूसी कर रहे हैं या रियल में आपने कुछ पाया। अगर आपको लगे कि कोई कमी थी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, बिल्कुल मेंशन कीजिए कि शायद सर उस प्रोजेक्ट में अगर हम इस हिसाब से काम करते तो और अच्छा इंप्लीमेंटेशन दिखने को मिलता। दैट मीन्स दैट यू आर एनालाइजिंग एंड यू हैव द करंट नॉलेज। आपको इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी की नॉलेज भी है, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। सक्सेस मंत्र दे रहा हूं मैं आपको, और ये मंत्र कोई नहीं देता किसी को, ये बता रहा हूं मैं आपको क्लियर रूप से। आज आप किसी भी संस्था से, किसी भी कंपनी से, किसी भी कंसल्टेंट से आप प्रोजेक्ट लिखवाने चले जाओ, वो आपसे कहता है जी संस्था के डॉक्यूमेंट्स भेज दो बस केवल। कभी वो आपसे ये नहीं कहेगा कि भैया आपको अपने क्षेत्र के ना 4 जिलों का सर्वे करके आना है। और आज मेरे साथ वो साथी मौजूद नहीं है, नहीं तो आप जिन जिन साथियों को मैंने सर्विसेज दी हैं उनसे आप पूछिएगा। होमवर्क देता हूं पूरा, भैया आपके क्षेत्र में जाओ, अगर फलानी कंपनी ने कोई काम कर रखा है उसकी फोटोज ये सारी चीज कलेक्ट करके लेकर आओ। क्योंकि मैं सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, मेरे पास एविडेंस भी होना चाहिए कि हाँ मैं विजिट करके आया हूं। और यकीन मानिए, जिन जिन को आज तक प्रोजेक्ट प्रपोजल लिख के दिया, ये ऊपर वाले का, उस परवरदिगार का रहमो करम है कि आज तक किसी का फेल नहीं हुआ, सबके पास हुआ। और मेरे हाथों में कोई जादू नहीं है। यकीन मानिए, जब मैं आपके साथ ये क्लास अटेंड कर रहा हूं ना, मुझे सीखना पड़ता है कि यार मुझे इस शब्द को बताना कैसे। शायद आपको सिखाना मेरे लिए मुश्किल है, प्रोजेक्ट लिखना आसान है, मैं फटाक से लिख दूंगा। एक दिन के अंदर मैं 17 प्रपोजल लिख सकता हूं, लेकिन मैं एक प्रपोजल लिखने का तरीका सिखाने के लिए मुझे 17 दिन लग चुके हैं। सिखाना मेरे लिए मुश्किल है, करना आसान है। जो काम आप रोज करते हैं, वाग एजुकेशन फाउंडेशन अपना कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, मैं आपसे कहूं कि सर मुझे आप इसको ना प्रपोजल में कन्वर्ट करके दीजिए, शायद इनके लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा। प्रपोजल, ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो आसान है, इन्हें पता है स्टूडेंट आएंगे, एडमिशन लेना है, उनको फला फला कोर्स देना है, उनको कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे उनको स्कीम्स बांटनी है, कैसे वो एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद दूसरा कोर्स लेने के लिए मजबूर हो जाएं, वो सब कुछ इनके इंप्लीमेंटेशन में तो है। लेकिन अगर मैं कहूं सर इसको आप लिख के दे तो बड़ा मुश्किल होगा शायद आपको लिख के बताना, मुझे भी ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो मेरे लिए प्रपोजल लिखना आसान है, लेकिन आपको सिखा पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। क्यों? मुझे हर एक चीज को ना एक पॉइंट देना पड़ता है, एक टाइटल देना पड़ता है।
कि मैं इस चीज को क्या कहूँ, इसको इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी कहा जाएगा, इसको जो है फलाना शब्द यूज किया जाएगा इसके लिए, इसको टाइमलाइन शब्द देना पड़ेगा। ये प्रोफेशनल वर्ड मुझे कहीं ना कहीं उठाने पड़ते हैं मार्केट से। लेकिन याद रखिए, जब हम प्रपोजल लिखते हैं ना, ये चीज बड़ी आसान है, क्योंकि जब आप लिखना शुरू करें ना, मैंने आपको बताया सक्सेस मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूं ना, वो स्पेशल इसीलिए है कि आपको प्रपोजल राइटिंग बच्चों का खेल लगे। और हकीकत मानिए बच्चों का खेल है, कुछ भी नहीं है प्रपोजल राइटिंग में, कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी लिख रहे हैं, मैंने आपको जो पहला सक्सेस मंत्र दिया, ये ऑटोमेटिकली फंडिंग एजेंसी का ध्यान आपकी ओर अट्रैक्ट करता है कि यार बंदे ने मेरे बारे में रिसर्च किया हुआ है, मुझे फॉलो करता है बंदा, तो उसकी एक मजबूरी बन जाती है। याद रखिएगा, उसकी एक मजबूरी बन जाती है। एक छोटी सी चीज है, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैं रास्ते के अंदर जा रहा हूं, रात का समय है, मेरी गाड़ी खुदा ना खास्ता बंद हो गई। कोई सज्जन, कोई दो व्यक्ति मेरे पास आए, बाइक से हैं। उन्होंने कहा सर गाड़ी कोई दिक्कत प्रॉब्लम है आपको? मैंने कहा हाँ जी मेरी गाड़ी खराब हो गई है। सर अब रात में तो कोई आपको बंदा नहीं मिलेगा, एक काम कीजिए आप मेरे साथ चलिए, गाड़ी को यहाँ लॉक कर दिया, हम सुबह आके ठीक करवा लेंगे। क्या मेरी हिम्मत होगी एकदम उसके साथ जाने के लिए? नहीं ना। क्या पता मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, अननोन पर्सन है यार। और वहीं एक पर्सन आते ही कहे, अरे यादव जी आप वही हो क्या, वो एनजीओ ग्रुप वाले? मैं कहूँ हाँ भैया। अरे सर यहाँ कैसे? अरे यार मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। अरे सर इसको छोड़ो, इसको मैं सुबह मैकेनिक मेरी नॉलेज में है, अभी तो कोई मिलेगा नहीं कोई रात में, आप सर प्लीज मेरे यहाँ रुक जाइए। सर मेरी हिम्मत जवाब देगी जाने के लिए या नहीं देगी? है ना, मैं एग्री हो जाऊंगा, क्यों? वो मुझे जानता है। यही इंपैक्ट आपके प्रपोजल पर भी करता है। आपकी टेबल पर, एक सीएसआर फंडिंग एजेंसी की टेबल पर बहुत सारे प्रपोजल होते हैं, लेकिन ये जो आपकी पहले से जान पहचान है, जो आप क्रिएट करते हैं, ये उसको मजबूर कर देती है आपका काम करने के लिए, कि वो आपकी फाइल को तवज्जो दे, आपकी फाइल को वो कंसीडर करे। कहीं ना कुछ परसेंट चांस बढ़ जाते हैं। आर यू एग्री विद दिस पॉइंट और नॉट? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। एग्री हैं आप इस बात से या नहीं है? यस सर। प्रैक्टिकली संभव है ना ये चीज? देखिए हर एक चीज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के चलिए, और मैं हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ से ही जोड़ के हर एक चीज को चलता हूं। अगर मैं उस व्यक्ति के लिए नॉन बन जाऊंगा ना, तो बड़ा आसान होगा। और नॉन बनने का एक दूसरा तरीका ही बता रहा हूं मैं आपको, मैंने आपको कई बार सिखाया है। आपका जो फेसबुक अकाउंट है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट है ना, वो कभी भी आपके पर्सनल नाम से नहीं होना चाहिए, संस्था के नाम से अकाउंट बनाइए आप। और जब आप इनको सर्च करते ना, रिलायंस फाउंडेशन, HCL, फलाना ढिमका, चाहे इनकी कैसी भी न्यूज हो, एक नीचे लाइक और एक कमेंट। ये जो लाइक कमेंट का फंडा है ना, लोग सोचते हैं पता नहीं यादव जी अमीर तो नहीं हो रहे हैं। अरे नहीं भैया, मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं जो जिंदगी में आपके काम आने वाली है। आज मुझे अनिल जी फोन करें, मुझे पता है अनिल जी कौन है, क्योंकि वो मेरे फेसबुक पर मेरे राष्ट्रीय जो महासंघ की चीजों को लाइक कमेंट शेयर करते थे, मुझे उन्हें पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसी वो संस्था का नाम लेंगे, सर चेतना सोशल फाउंडेशन, मैं आइडेंटिफाई करूंगा, अरे यार ये तो वो बंदा है जो मेरी चीजों को लाइक शेयर कमेंट करता रहता है। सर कहीं ना कहीं ये चीज आपकी और CSR एजेंसी के बीच में भी तो बनेगी ना। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर, राइट। अगर आप उनकी Yes, चीजों sir. को शेयर लाइक कमेंट कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप उनके नॉन पर्सन हो गए। आपकी फाइल देखते ही, अरे यार ये तो यार वो बंदा है, वो हमारे चीज पे कमेंट करता रहता है, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। चाहे उसने किसी भी फंडिंग एजेंसी को ग्रांट दी हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे अंदर छल कपट और द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। कोई भी फंडिंग पार्टनर जिसको हमने फाइल भेजी है, वो रिस्पॉन्स देना बंद कर दे, चाहे वो फोन करके मना कर चुका हो कि नहीं सर हमारे यहाँ प्रोजेक्ट आपका नहीं चलेगा। जो प्रोजेक्ट प्रपोजल के बाद का प्रोसेस होता है, कौन सा फीडबैक, उसको ड्रॉप मत कर दीजिएगा गलती से भी। उसने आपको स्पष्ट मना कर दिया है कि सर हम प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, कहीं से भी आपने कंटिन्यू किया हो, किसी ने भी आपको सहायता कर दी हो, चाहे आप अपनी जेब से चला रहे हो, उसको रिस्पॉन्स डालना मत भूलिएगा, बंद मत कर दीजिएगा। अरे यार उसने तो बड़ा रूडली जवाब देके फोन कर दिया, क्या मेल करते रहते हो, तुम्हें फालतू खाली बैठे कोई काम नहीं है, तुम्हें सिर्फ भीख मांगना ही याद है क्या? बेशक उसने मुझे रूडली कुछ भी कहा हो, लेकिन मेरा फीडबैक जाएगा, क्योंकि यही वो चीज है जो उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करेगी मेरी ओर। और अगर ऐसे में काटा मारना शुरू कर दूंगा, तो शायद एक दिन सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सारी फंडिंग एजेंसी पे मुझे एक दिन काटा मारना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रूड बिहेवियर कई बार एटमोस्फियर करवा देता है। कई बार हो सकता है सामने वाला व्यक्ति किसी और टेंशन में बैठा, वो भी तो इंसान है यार, उसका ही परिवार है,
जरूरी नहीं है कि वो HCL का CSR हेड है तो वो आपको प्रोफेशनली डील करेगा। पता लगे घरवाली 4 दिन से सब्जी लाने के लिए कह रही थी, सब्जी लेके गया ही नहीं था, आज गालियां सुना दी, उसी समय आपका प्रपोजल का मेल आ गया, ठीक है, हो सकता है वो गालियों का झुंझुलाट आपके ऊपर उतार दे। तुम्हें खाली बैठे कोई काम नहीं है, प्रपोजल भेजना आता है, भीख मांगनी आती है, कोई बात नहीं, हमेशा पोलाइट रहिए और रिस्पॉन्स सेक्टर को कभी मत छोड़िएगा। जब भी आप उस प्रपोजल में कुछ भी इनोवेटिव, कुछ भी नया करें, कुछ भी आपकी सक्सेस हो, उसको जरूर रिप्रेजेंट कीजिए, फीडबैक के रूप में जरूर भेजिए। और हमेशा एक चीज जरूर ऐड ऑन कीजिए, आप सबके सहयोग से इतना हो चुका है, बस इतने की कमी और है। आप सबके सहयोग से इतना हम लेवल क्रॉस कर चुके हैं, अब इन लेवल्स की और जरूरत है। कई बार क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति की जेब में उतने पैसे नहीं होते जितना आपने डिमांड करी हुई होती है, और ये चीज सब पे लागू होती है। कैसे, मैं बताता हूं। हो सकता है वो फंडिंग एजेंसी अपना लगभग 90% फंड दे चुकी हो, वो 10% जो बचा हुआ वो शायद 2 ही लाख हो, आपका प्रोजेक्ट है 10 लाख का। हो सकता है एक दिन आपका ये जो फीडबैक प्रोसेस है, जिस दिन पहुंचेगा कि सर अब तो सब कुछ बन चुका, सिर्फ छत के लिए 2 लाख रुपए बच गए हैं, हो सकता है लास्ट मोमेंट पे वो कह दे भैया 2 लाख तो मेरे पास पड़े हैं, आ जा और ले जा, है ना, क्योंकि अभी तक वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके बजट में नहीं था। हो सकता है लास्ट मोमेंट पर आपका काम हो जाए। और बड़े बुजुर्ग हमारे एक चीज कह के गए हैं कि लास्ट तक प्रयास करते रहिए, क्योंकि क्या पता आखिरी चाबी से ही ताला खुल जाए, है ना। तो जब तक आपका वो प्रपोजल आप कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, तब तक रिस्पॉन्स सेक्टर को मत छोड़िएगा। और रिस्पॉन्स सेक्टर छोड़ने का तरीका क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, ये बता रहा हूं आपको, बड़ी गहरी चीज है। रिस्पॉन्स सेक्टर छोड़ने का तरीका क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही मार्च एंड हो जाए, अब आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार HCL को बार बार मेल डालना अच्छा भी नहीं लग रहा, बहुत साल हो गए मेल डालते हुए, अब आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब आप नई एप्लीकेशन उसको मत भेजिए। फिर अगर आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, 2-3 साल हो गए आपको फॉलोअप करते हुए, तो 3 साल के बाद उसको ड्रॉप कर दीजिए, उसको मत भेजिए। अब आप जिस नई नई एजेंसीज को भेज रहे हैं, मान लीजिए गेल की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा था, अभी 2 ही साल होते हुए, 1 साल हुआ, पिछली बार भेजा था, ये नहीं कि पिछली बार भेज रखा तो इस बार नहीं भेजू, नहीं, अगली साल नया फाइनेंशियल ईयर होते ही अगर उनकी तरफ से कोई फीडबैक, कोई रिस्पांस नहीं आता, फिर से री एप्लीकेशन नए न्यू एप्लीकेंट के रूप में फिर डाल दीजिए, आ जाइए फिर से पकाने पर उनको। लेकिन पकाने का एक प्रोसेस भी होता है, सामने वाली एजेंसी आपको ब्लॉक ना कर दे, इसलिए बताया जाता है कि आपका जो रिमाइंडर प्रोसेस होता है वो क्या कहता है कि आप एक बार प्रपोजल सबमिट करने के बाद 1 महीने के बाद पहला मेल डालते हैं। कितने, 1 महीने के बाद पहला मेल, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 3 महीने के बाद दूसरा मेल, दूसरा रिमाइंडर कब डालेंगे, 3 महीने के बाद। जैसे ही उसको 6 महीने पूरे हो जाएंगे, फिर आप सेम डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने फिजिकली भेजे थे तो मेल से भेजेंगे, अगर आपने मेल से भेजे तो आप फिजिकली भेज दीजिए। बात समझे, पोस्ट प्रोसेस भी यूज करना है आपको। अगर आपने मेल से अप्लाई किया था तो उनको आप डाक करवा दीजिए 6 महीने के बाद। उसके बाद फिर वही प्रोसेस फिर से लागू है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन अब फिर से पहुंच गई है। हो सकता है वो डाक किसी और ने ले ली हो जो आपने पहले भेजी थी, तो अब की बार आपका मेल से चला गया ना। और हो सकता है आपका मेल उन्होंने आपका नहीं देखा अभी तक, तो आपने डाक से रिमाइंड करा दिया ना, यानी कि आज आप उनके लिए नए एप्लीकेंट हैं, तो फिर से रिमाइंडर कब डालेंगे, 1 महीने बाद। बात समझ गए, अगला रिमाइंडर कब डालेंगे, 3 महीने बाद। और जैसे ही छठा महीना आएगा, आपकी नई एप्लीकेशन, यानी कि साल पूरी हो गई भाई, 2 बार 6 महीने पूरे हुए मतलब क्या हुआ, साल पूरी हो गई, फिर एक नई एप्लीकेशन। हर साल में, हर फाइनेंसिंग ईयर में आप सोचे कि पिछली बार भेज रखा था वही प्रोजेक्ट है, इस बार नहीं भेजू, नहीं, पिछली बार का डाटा ऑडिट होने के साथ डस्टबिन या पैकअप कर दिया जाता है। एम आई राइट, आप लोग भी करते होंगे आपके रजिस्टर को पैकअप। अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए, कनेक्ट कीजिए हर एक चीज को। हम क्या करते हैं, हर साल हमारा विजिटर रजिस्टर, हमारे जो हमने रजिस्टर वगैरह बनाए होते हैं, उनको हम टैली करके सारी चीजों को ऑडिट वगैरह करवाकर, अपने 10BD फॉर्म वगैरह भरवाकर, भाई सारे डोनर का डाटा सब मैच करवा दिया, हम उसको एक रैपअप कर देते हैं भाई 2022, और सारी चीजों को फाइल बनाकर बांध के रख दिया, छुट्टी, मौका जरूरत कभी पड़ेगी तो हम उसको निकाल के काम में ले लेंगे, अदरवाइज हम उसको रैपअप करके रख देते हैं। तो ऐसे ये फंडिंग एजेंसियां भी आपकी फाइलों को रैपअप करके रख देती हैं।
तो आप सोचो कि पिछले साल भेज रखा था, इस साल नहीं भेजे, नहीं। फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर यू आर द न्यू एप्लीकेंट। हाँ, अगर उनकी तरफ से कोई जवाब आ चुका है तो आपका रिमाइंडर प्रोसेस चलता रहेगा, यानी कि फॉलो प्रोसेस। अब रिमाइंडर प्रोसेस नहीं, अगर आपका रिस्पॉन्स आया है लेकिन काम नहीं हुआ तो वो आपका रहता है फॉलो प्रोसेस। फॉलो प्रोसेस अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, उसमें रिमाइंडर नहीं जाता है, वो फॉलो प्रोसेस अलग है। हम उसके बारे में कभी केसबुक सीरीज में बात करेंगे, समझाएंगे उसके बारे में आपको। सक्सेस मंत्र नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। पहला सक्सेस मंत्र मैंने आपको बता दिया, क्या आपको जो एप्लीकेशन देनी है वो रिसर्च करनी है पहले फंडिंग एजेंसी के बारे में, तब उसके बारे में आप प्रपोजल लिखना स्टार्ट कीजिए। दूसरा पॉइंट हालांकि मैं वैसे दे चुका हूं कि आपका जो फॉलो प्रोसेस, हालांकि वो सबमिशन के बाद का है, लेकिन मैं फिलहाल सबमिशन तक के सक्सेस मंत्र आपको दे रहा हूं। दूसरा जो स्टेप लेना होता है वो बड़ा काम का है। क्या? कोशिश कीजिए कि आप अपना जो प्रपोजल सबमिट करें उसको कम से कम 3 बार, कितनी बार? 3 बार आप रिवाइज कर लीजिए। और रिवाइज ऐसे नहीं, एक बार पढ़ लिया, सर ने 3 बार बोला था, चाय पी ली, फिर एक बार पढ़ लिया, फिर बाथरूम वगैरह होके आ गए, फिर एक बार पढ़ लिया, नहीं। क्योंकि तत्काल में आपको आपकी गलती कभी नहीं दिखाई देगी। तत्काल में आपको आपकी गलती कभी नहीं दिखाई। आपने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, मेरी डेस्क पर ही मेरी की पड़ी हुई है गाड़ी की, लेकिन मैं कई बार ढूंढ चुका हूं, नहीं मिलती, नहीं मिलती है। और जब हम हार थक के अपना काम निकाल लेते हैं या कुछ और साधन सोच लेते हैं, उसके बाद अचानक नजर आती है, अरे यार ये रखी हुई है वॉलेट के नीचे, है ना। होता है। हम बार बार इस टेबल को खंगाल चुके थे, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन जब हमारा माइंड स्टेबल होता है, अलग डायरेक्शन में चला जाता है, फिर हमें वो चीज दिख जाती है। सॉरी, कुछ ऐसी ही होती है हमारी गलतियां, वो हमें एक बार में ऑब्जर्व नहीं होंगी। सबसे पहले मैंने आपको कई बार सिखाया था कि जब भी आप कुछ नई चीज सीखें, अकेले मत सीखिए। जो गलती आपने करी इस पूरे सेशन के अंदर, मैं कई लोगों को नोट कर रहा था, बीच बीच में कैमरे ऑन करवाता था, उसका कारण यही था। कभी भी किसी चीज को अकेले मत सीखिए, क्योंकि अगर आपने प्रपोजल लिखा है उसमें गलतियां छाटेगा कौन? अब ध्यान से समझिएगा, उसमें गलतियां छाटेगा कौन? अगर आपने अपने एक सेकंड पर्सन को साथ में बिठाकर सीखा होता तो शायद आप दोनों लोग एक दूसरे से एनालाइज कर रहे होते, अरे यार यादव जी ने वो चीज बताई थी, हमने वो चीज नहीं डाली। दूसरा व्यक्ति होता है ना एक साथ में आपके। अब कोशिश कीजिएगा, अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं है, कोई बात नहीं, अब जो वीडियोस आप देखने वाले हैं, यानी कि होमवर्क की जो आप तैयारी करने वाले हैं, उसको अपने संस्था के एक रिलायबल और भरोसेमंद व्यक्ति के साथ बैठकर देखिएगा और कहिएगा भाई तू भी सीख ले। अब हम लिखना जब सीखेंगे ना, साथ बैठ के सीखेंगे भाई, यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए अपने से। एक रिलायबल पर्सन आपके साथ जरूर होना चाहिए। जो गलती आपने की वो मत करना। अब सेकंड पर्सन जो आपके साथ अवेलेबल हो, आपका जो जिम्मेवार व्यक्ति हो, उसकी ड्यूटी लगाना कि भाई ये वीडियो देख के फटाफट सीख कुछ। 2 दिन का टाइम दिया है यादव जी ने, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप वीडियो को देखें, आप पहले आपको वीडियो में दिख जाता है लेंथ क्या है, 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट, क्योंकि आपको पता है ये सारी क्लासेस 1-1 घंटे के से ज्यादा की चली हैं, तो वीडियोज भी 1-1 घंटे की होंगी। अगर आपको कंफर्म हो कि आने वाले 1 घंटे के अंदर ना तो आपको बाथरूम जाना है, ना आपके गेट पर कोई दस्तक देने वाला है, ना आपको सब्जी लेने जाना है, ना आपके यहाँ पर कोई अनबुलाया मेहमान आएगा, अगर आ गया तो उसके डील करने के लिए आपके फैमिली को आप पहले से इन्फॉर्म कर चुके हैं, एकांत में बैठकर ध्यान से पूरी वीडियोस को फिर से सुनिएगा। ये सक्सेस मंत्र नंबर 3 है। होमवर्क पूरा होगा तो आप बेटर सीख पाएंगे। अभी तक आपने क्या सीखा? वाकई में हम सीख रहे थे कि नहीं सीख रहे थे? हम ड्राइव तो नहीं कर रहे थे, उस समय आप ड्राइव कर रहे थे, कोई बात नहीं, शनिवार रविवार मैंने आपको दे दिया है। ध्यान से अपने सेकंड पार्टनर के साथ बैठकर एकांत में सारी वीडियोस को ध्यान से सुन लीजिएगा, स्पेशल प्रपोजल राइटिंग से संबंधित। जिस भी वीडियो में आपको दिख जाए प्रपोजल राइटिंग का टाइटल या कुछ भी ऐसा, उस वीडियो को देख लेना, ढूंढने की जरूरत नहीं है वो हमारे सेशन से रिलेटेड थी या नहीं थी, वो होगी कहीं ना कहीं आपके काम की, क्योंकि उसमें प्रपोजल राइटिंग से संबंधित कुछ ना कुछ मैंने अच्छी चीज बताई होगी आपको, है ना। ये सारी चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि सोमवार से जब आप काम करेंगे तो यही गुरु मंत्र आपके काम आने वाले हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट और आपके साथ, एक फंडिंग एजेंसी का जो गोल होता है, उसके एम विजन, एक आपने सुना होगा
हर एक फंडिंग एजेंसी की एक CSR पॉलिसी होती है। एम आई राइट? हर एक फंडिंग एजेंसी की एक CSR पॉलिसी होती है। मैं पहले एक प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल पर आता हूं। एग्जाम्पल क्या है, हमारी जब वो जो जवानी का समय था ना, उस समय ये जो सरकारी नौकरी के फॉर्म होते थे ना, ये रोड पर एक दुकानदार बैठा रहता था काफी सारे फॉर्म रखकर और उन पर पत्थर रख के। आई थिंक सो आप लोगों ने भी देखा होगा। गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म इस प्रकार से ऑफलाइन बिकते थे, आजकल सारा चीज ऑनलाइन हो चुकी है। तो हम लोग फॉर्म खरीदते थे, 5 रुपए या 2 रुपए का फॉर्म मिलता था और उसको भर के भेज दिया करते थे। मेरे साथी काफी लोग कहते थे अरे यार सारी फेक चीजें हैं, ये डिमांड ड्राफ्ट मांग लेते हैं 250 रुपए का, जनरल वालों के लिए 500 रुपए का, SC ST वालों के लिए 100 रुपए का, ये सरकार हमसे कमा लेती है। लेटर तो कभी आता ही नहीं, कॉल लेटर तो आता ही नहीं। अरे हम पास हुए फेल हुए वो हमारी कमी है, ये कॉल लेटर तो भेजें। और मैंने जितने फॉर्म भरे सबके कॉल लेटर्स आए। उसका कारण था, क्या कारण था? क्योंकि उस फॉर्म के अंदर एक चीज लिखी हुई होती थी कि इस विज्ञप्ति के लिए फला तारीख का रोजगार एम्प्लॉयमेंट न्यूज एक्सचेंज का जो अखबार है वो उठाकर पढ़ें। बात समझना, आप ध्यान से समझना। मेरी आदत थी, मैं उस पर्टिकुलर अखबार के अंदर उस पूरी विज्ञप्ति को पढ़ता था। मुझे पता लग जाता था कि भैया यहां पर 10वीं पास होना और OBC होना जरूरी नहीं है, इसमें यह लिखा है स्पोर्ट्स कोटा भी चाहिए। क्योंकि मेन चीज तो वहां लिखी हुई है। वहां पता लगता था ये भर्तियां विकलांगों के लिए हैं, वहां पता लगता था ये भर्तियां NSS वाले कैंडिडेट्स के लिए हैं जिन्होंने अपने 11th 12th में NSS ले रखी हो। अब उन लोगों ने वो चीज पढ़ी नहीं, तो कॉल लेटर घंटा आएगा भैया? नहीं आएगा। तो यही चीज हमारे साथ होती है। हम कहते हैं यार हमने आवेदन बहुत किए, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कंपनी की तरफ से। याद रखिए, हर एक कंपनी का रिस्पॉन्स आएगा, या तो वो ये कहेगी सर बिल्कुल आप आइए रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर इसका प्रैक्टिकली एक जवाब आएगा सर इस कारण मैं आपका प्रोजेक्ट डिक्लाइन कर रहा हूं। अगर उसने ये लिखा कि मैं इस कारण आपका प्रोजेक्ट डिक्लाइन कर रहा हूं, दैट मीन्स कि हमें अपनी उस कमी पर काम करना है। और अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो समझ लीजिए आप उसकी CSR पॉलिसी को नहीं समझ पाए। फिर आपने कहां कमी कर दी? CSR पॉलिसी को पढ़ने में। हमारी एक आदत है, गंदी आदत है हमारी, ये सभी संस्थाओं की, मेरी भी है। और ये मेरी तब तक थी जब तक मैंने अपने अंदर सुधार नहीं किया। मेरी एक गंदी आदत है, मैं जब कोई चीज सिखाने जाता हूं उससे पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता हूं। मेरे पास कोई प्रपोजल भेजता है ना, मैं कभी भी उसको ऊपर नीचे से देखता नहीं हूं। मेरी आदत है मैं बारीकी से पढ़ता हूं। या तो मना कर दूंगा कि भैया अभी समय नहीं है, 2 दिन का मुझे टाइम दीजिए। और अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा तो फिर आपको बता दूंगा सर आपने फलाने पेज पर यहां पर मिस्टेक कर रखी है, करेक्शन है आपकी, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो भी बता देता हूं अगर मैं ध्यान से पढ़ूंगा तो। और जो चीज मेरे काम की है उसे मुझे ध्यान से पढ़ना चाहिए, मेरा उत्तरदायित्व बनता है। मुझे संबंधित एजेंसी से फंड चाहिए तो जरूरी है कि मैं उसकी CSR पॉलिसी को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ूं कि वो क्या चाहता है। फिर मैं देखूं कि वो जो चाहता है मैं वहां एक्सटेंड कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? सिर्फ इतना होना कि 3 साल पूरे होने चाहिए, हेल्थ का प्रोजेक्ट होना चाहिए, NS फाउंडेशन को जमा कर दिया, चले गए तुरंत प्रपोजल लिख के HCL के पास। नेवर। पहले ये देखिए कि उसकी CSR पॉलिसी क्या कहती है। सक्सेस मंत्र दे रहा हूं, जिंदगी में कभी भी आपको फेल नहीं होना पड़ेगा। हर प्रोजेक्ट, हर एक एप्लीकेशन आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आएगी, या तो पॉजिटिव जवाब लेकर आएगी या फिर आपकी कमी बताती हुई एक चीज लेकर आएगी, भैया आपने यहां कमी छोड़ दी है, कुछ ना कुछ सिखाने को देगी आपको चीज। सक्सेस मंत्र दे रहा हूं जो कभी कोई नहीं देता। नेक्स्ट, अगले टॉपिक पर आते हैं। आपको कई बार बताया गया है, आपको प्रोजेक्ट दिलवाने के पीछे एक ही चीज, जिसने भी हैंड रेज कर रखा प्लीज हैंड डाउन कर दीजिएगा, अभी आवश्यकता नहीं है सर हैंड रेजिंग की। कई बार बताया गया आपके प्रोजेक्ट को मिलने के लिए ना, आपके प्रोफाइल के अंदर मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल का जो लास्ट टॉपिक था, आपने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं या चल रहे हैं, ये बड़ा मायने रखता है। ये बड़ा मायने रखता है। इससे आपको प्रोजेक्ट मिलता है, ना कि आपकी एक्टिविटी से।
काफी सारी संस्थाएं कहती सर हमारी एक्टिविटीज बहुत सारी, हमने बहुत सारे काम कर रखे हैं, 3 साल के हमारे एक्टिविटी प्रोफाइल के ना 25-25 50-50 पेजों का प्रोफाइल है हमारा। सर वो प्रोफाइल क्या है, उसके अंदर आपने क्या मेंशन कर रखा, कभी इस चीज पे ध्यान देना। मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, फलानी जगह जागरूकता कार्यक्रम, फलानी जगह प्रोग्राम, फलानी जगह खाना डिस्ट्रीब्यूशन, फलानी जगह ये। ध्यान रखिएगा ये सभी की सभी जो शॉर्ट टर्म काम होते हैं ये एक्टिविटी कहलाती हैं। शॉर्ट टर्म में की गई चीजें एक्टिविटी कहलाती हैं। और किसी भी चीज को, किसी भी काम को जब आप कंटिन्यूड प्रोसेस के अंदर 5 या 5 से अधिक बार कर देते हैं तो वो आपका प्रोग्राम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा और चीज को गहराई से समझिएगा। मैंने कहीं किसी स्कूल में जाकर महिला जागरूकता का एक शिविर लगाया, किस लिए? क्योंकि महिला दिवस आने वाला था, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट अचीव कर रहा है। मैंने आपको बताया था वो सारी वीडियोस बहुत काम की हैं। गवर्नमेंट का एक साइट है pledge.gov.in, उससे आपको प्लेज सर्टिफिकेट मिलते हैं, पता होगा आपको सबको, है ना? बताया भी था। अगर नहीं पता उसके यूज के बारे में, आपको टाइटल लिख लीजिए फटाफट, न्यू ईयर गिफ्ट, इतना लिख के आप चैनल पे सर्च करेंगे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। न्यू ईयर गिफ्ट के नाम से वीडियो दे रखी है मैंने। वो वीडियो आपके बहुत काम की है। क्यों है काम की, बताता हूं। 8 मार्च का दिन है, महिला दिवस आने वाला है, ठीक है? क्या कीजिए, 5-7 दिन पहले से महिलाओं से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट कर दीजिए। एक्टिविटीज कितनी कर सकते हैं आपको, मैंने आपको वर्कशॉप इसलिए कहता हूं कि वर्कशॉप जब मैं देता हूं ना तो आया कीजिए। मैंने आपको थ्रू आउट द ईयर एक्टिविटीज बता रखी हैं। मान लीजिए मैं एक टॉपिक लेके चलता हूं, कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक साथी अपने आप को अनम्यूट करे और मुझे कोई भी एक टॉपिक बता दे सर, किसी भी एक प्रोजेक्ट का टॉपिक बता दे, कोई भी एक काम, कोई भी एक सोशल एक्टिविटी बता दे, बताइए मुझे। चलिए किसी भी एक टॉपिक का नाम बताइए मुझे, कोई भी एक साथी, फिर मैं आपको बताऊं एक्टिविटीज किसे कहते हैं। यस प्लीज। जी सर। हेलो अंशारना फाउंडेशन, बताइए सर, कोई भी एक टॉपिक बताइए। सर, ये वुमेन एडोलेसेंट गर्ल्स की हाइजीनिक अवेयरनेस कैंप। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मेरे पास चैट बॉक्स में एक आया हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा सर। चैट बॉक्स, मेडिकल हेल्थ चेकअप फॉर वुमेन। चलिए जी सर, मेरे पास टॉपिक आया मेडिकल हेल्थ चेकअप फॉर वुमेन। अब मैं इस पे क्या क्या कर सकता हूं, सुनिएगा। एक्टिविटीज, मैं अवेयरनेस कैंपेन्स, यानी कि महिलाओं के लिए मेडिकल हेल्थ की बात हुई है, इसके अंदर कौन सी हेल्थ है उससे मतलब नहीं है। क्या महिलाओं को कैंसर नहीं होता है? होता है ना? उससे संबंधित मैं जागरूकता शिविर करवा सकता हूं, यानी कि फिजिकल क्लासेस जिसे हम बोलते हैं। मैं वेबिनार कर सकता हूं, मैं सेमिनार कर सकता हूं, मैं महिला जागरूकता से संबंधित रैली निकाल सकता हूं जिसमें बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी तख्तियां होंगी, उस पर बहुत सारे स्लोगन्स लिखे होंगे या बहुत सारे आइडियाज लिखे होंगे, है ना? मैं इससे संबंधित महिलाओं को मेडिकल किट यानी कि सैनिटरी नैपकिन या कुछ भी चीज बांट सकता हूं। समझिएगा बात को। मैं बहुत सारी एक्टिविटी कर सकता हूं। टॉपिक आपका एक है, मेरे पास एक्टिविटीज करने के लिए बहुत सारी हैं। अब मैं स्कूल में जाकर जागरूकता शिविर लगा सकता हूं, मैं गांव में जाके कैंप लगा सकता हूं, मैं मेडिकल स्टाफ से या किसी हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके कहीं पर्टिकुलर मेडिकल कैंप लगवा सकता हूं। अब कितनी एक्टिविटीज हो गई गिनिएगा। मैंने महिलाओं की जो है उससे संबंधित मैंने एक रैली निकाली। लिखते जाइए फटाफट, लिखते जाइए। रैली, मैंने रैली निकाली। मैंने सेमिनार किया, सेमिनार लिखिए। मैंने वेबिनार किया, वेबिनार लिखिए। मैंने वर्कशॉप की, वर्कशॉप लिखिए। अब अंतर समझ जाइएगा। सेमिनार क्या होता है? फिजिकली, अगर हम सब लोग सामने बैठे होते, मैं आपको फिजिकली सिखा रहा था, ये तो सेमिनार। वेबिनार क्या होता है? हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं फिजिकल मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग में, ये क्या होता है? वेबिनार। वर्कशॉप क्या होता है?
जब मैं कोई चीज आपको करना सिखाऊं फिजिकली या ऑनलाइन, ये क्या है हमारी, मैं यहां पर आपको प्रपोजल लिखना सिखा रहा हूं, लिखना सिखा रहा हूं, ये क्या है हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप। वर्कशॉप तो हो सकती है ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना। तो वर्कशॉप भी कर ली मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर महिला जागरूकता से संबंधित या महिला की हेल्थ से संबंधित एक जागरूकता रैली के लिए मैंने एक साइकिल की रैली निकलवा ली, एक पैदल या पदयात्रा भी निकलवा दी मैंने, एक साइकिल रैली भी करवा ली मैंने, एक मैराथन भी करवा ली महिलाओं की। लिखते जाइए, रैली, साइकिल रैली, मैराथन कर लीजिए। मैंने एक क्विज कंपटीशन करवा लिया, लिखते जाइए। मैंने एक ऑनलाइन क्विज करवा ली, लिखते जाइए। देखिए, अगर आपके कैमरास बंद रहेंगे तो मेरे भी कैमरास बंद रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम फेस एक्सप्रेशन से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। चलिए जी, मैंने स्कूल के अंदर जाकर बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट किया, महिला कॉलेज के अंदर या बड़े बड़े जो स्कूल होते हैं जिसके अंदर 11वीं 12वीं की कक्षाएं होती हैं, उनके अंदर मैंने जाकर कैंप दिए। मैंने हेल्थ चेकअप कैंप लगाए। हेल्थ चेकअप कैंप क्या होते हैं, जहां पर हेल्थ का चेकअप किया जाता है बकायदा। मैंने काउंसलिंग कैंप लगाए। काउंसलिंग कैंप क्या होता है, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, हमने उनको सिर्फ काउंसलिंग दी, सुझाव दिए, जानकारियां दी, समझिएगा। मैंने आंगनवाड़ी, देखिए महिलाओं से जुड़ी चीज है ना, महिलाओं की हेल्थ से, आंगनवाड़ी में गया मैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मैंने एक वर्कशॉप करवा दी। देखिए, एक जनरल लोगों की वर्कशॉप करवाना अलग चीज होती है, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ज्ञान देना अलग चीज हो गई। हो गई ना एक्टिविटी अलग अलग। अभी तक की टोटल एक्टिविटी सिर्फ काउंट कर लीजिए सर, कितनी हो गई, कितनी हो गई, हाउ मच आई हैव मैंने आपको कितनी एक्टिविटी बता दी इसके ऊपर। जो लिख रहे होंगे उनको पता होगा कितनी काउंटिंग हुई है, जो नहीं लिख रहे हैं उनको नहीं पता होगा। कितनी लिखवाई सर मैंने, टोटल काउंट कीजिए और अनम्यूट करके बताइए सर। 9 जी, बताइएगा। 9 हो गई सर। 9 ही हुई है सर, अभी 14 हो गई सर। हाँ, तो मेरे पास 13 है। 13 है सर, 13। 13-14 के आसपास लिखवा चुका हूं। ध्यान से सुनेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, नहीं समझ पाएंगे। यानी कि हर एक महीने अगर एक एक्टिविटी की है आपने, समझिएगा ध्यान से, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आपने हर एक महीने कोई एक एक्टिविटी को लेकर चले, यानी कि अगर आपको वर्कशॉप करनी है, आपने महीने में 4 वर्कशॉप दे दी, आपको ऑनलाइन सेमिनार करने, अपने महीने में 4 सेमिनार कर दिए, आपको ऑनलाइन वेबिनार करने, आपने महीने में 4 वेबिनार कर दिए, आपको स्कूलों में जाना, आपने 4 स्कूलों में जाकर मीटिंग दे दी, आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्कशॉप देनी, आपने 4 दे दी, आपने रैली करवानी, आपने 4 अलग अलग महीनों में 4 रैलियां करवा दी। कहने का मतलब आपने थ्रू आउट द ईयर, अगर हर महीने की मैं एक एक्टिविटी काउंट करूं, आपने महिला के ऊपर, यानी कि महिला की हेल्थ के ऊपर 12 एक्टिविटीज कर ली सर। ये एक्टिविटी नहीं कहलाएंगी। जिस काम को आप कंटिन्यू कई बार कर देते हैं वो कहलाता है आपका प्रोग्राम। अब समझ गए आप चीज को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब एक टॉपिक को आप कई बार रिपीट कर देते हैं, एक काम को आप कंटिन्यूअसली कई बार करते हैं, यानी कि मोर देन 5 टाइम, वर्कशॉप 5 से ज्यादा बार करनी है, ऑनलाइन सेमिनार 5 से ज्यादा करने हैं, वेबिनार 5 से ज्यादा करने हैं, बात समझ गए। 5 से ज्यादा जब आप एक एक्टिविटीज को कई बार करते हैं और कई मोड में करते हैं, कई मोड का मतलब वेबिनार, वर्कशॉप, सेमिनार, जागरूकता शिविर, हेल्थ चेकअप कैंप, काउंसलिंग कैंप, गांव में जागरूकता कार्यक्रम, रैली, जागरूकता शिविर, व्हाटएवर, ये सब आपने कर लिए। इसको आप अपने प्रोजेक्ट वाले कॉलम में डालिए। कहां डालेंगे आप उसमें, प्रोजेक्ट वाले कॉलम में। आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया, इस प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे दीजिए। अरे यार, मेरे पास बहुत सारे सैनिटरी पैड आ गए थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैंने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को नाम दे दिया सखी। अब मैं कहीं कोई मुझसे पूछता भी आपकी संस्था क्या कर रही थी, सखी प्रोजेक्ट चलाती है, क्या कर रहे हो, हम यहाँ सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं करना मुझे वही था, लेकिन मैंने उसको टुकड़ों में बांट दिया और कई लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। आपने देखा होगा सखी प्रोजेक्ट में मेरे साथ बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। अब ये मेरा क्या हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। साथ में और लोगों को इन्वॉल्व कीजिए,
आसपास के ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व कीजिए। अरे पेड़ आपको लगाना ही है, पौधारोपण आपको करना ही है, क्यों ना एक साथ वाली एक संस्था को मौका दिया जाए अपने साथ जुड़ने के लिए, उनको भी इनवाइट कर लीजिए, क्या बुराई है। वो क्या हो गई आपकी इंप्लीमेंटेशन पार्टनर, कॉलम मिला था ना आपको, है ना। समझ के चलिए, बहुत गहरी चीजें बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपके प्रोफाइल के अंदर आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट या कंप्लीटेड प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं, आप दुनिया की कोई ताकत नहीं है, सामने वाले व्यक्ति को 50 बार सोचना पड़ेगा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने से पहले। समझ जाइए बात को, क्योंकि रिलीवेंट काम में आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। आप किस किस चीज के लिए एक्सपीरियंस लेंगे, मैंने आपको बताया, उस वीडियो को ध्यान से देखना, उसके अंदर बहुत सारे सर्टिफिकेट हमेशा मिलते रहते हैं। कभी महिला जागरूकता पर, कभी नानक जयंती पर, कभी गांधी जी का भी मिलता है, एक कुछ है वो अहिंसा का, शायद, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है। कभी आप साइट पे जाइएगा, वहां बहुत सारे मिलते हैं। उससे रिलेटेड एक्टिविटी बना लीजिए अपनी, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज बना लीजिए अपनी छुट्टी। यानी कि मैंने वहां पर उस दिन उस वीडियो में 35 सर्टिफिकेट बता रखे हैं, यानी कि 35 प्रोग्राम आपके खुद के होंगे जो चलते होंगे, यानी कि आप 35 तरीके के प्रपोजल लिख सकेंगे। आपको सिर्फ हेल्थ के भरोसे नहीं बैठना है, आप एजुकेशन पर भी काम कर रहे होंगे, आप गरीबी पर भी काम कर रहे होंगे, आप बहुत सारी चीजों पर काम कर, बहुत सारे सेक्टर पर काम कर रहे होंगे। एक फंडिंग एजेंसी या एक सोशल सेक्टर के भरोसे कभी मत बैठना। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए अगले गुरु मंत्र के रूप में। एक फंडिंग एजेंसी या एक सोशल सेक्टर के भरोसे कभी मत बैठना। मैंने यहां पर नोट किया, जैसे रोनाल्ड सामाजिक संस्था है, मैंने उनसे कितनी बार भी पूछा, उन्होंने एक ही चीज के ऊपर आए, वो हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप। सर थोड़ा सा डाइवर्ट करिए अपने माइंड को, एक चीज के भरोसे बैठे रहेंगे कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एक चीज की कसम नहीं खानी है। दुकानदारों को देखा आपने, वो एक चीज की कसम खा के नहीं बैठते, और जो दुकानदार बार्गेनिंग समझता होगा ना, वो अच्छा कमा लेता है, रादर देन फिक्स वैल्यू शॉप के बजाय। सक्सेस मंत्र नंबर 5, 4 लिखवा चुका हूं, राइट। चौथा अभी भी लिखवाया ना, एक फंडिंग एजेंसी या एक प्रोजेक्ट के भरोसे कभी मत बैठना, एक फील्ड में कभी काम मत करना, सारे फील्ड में जाओ आप, सारे फील्ड में काम करो। बेशक मेरी संस्था का नाम महिला से संबंधित है, लेकिन नहीं, काम में सारे करूंगा। क्या महिलाओं की एजुकेशन नहीं होती, क्या महिलाओं की हेल्थ नहीं होती, क्या महिलाएं गरीबी में काम नहीं करती हैं। हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, है ना, बहुत सारे सेक्टर होते हैं जो महिलाओं के लिए होते हैं। बस फर्क कितना है, अगर मेरा नाम महिलाओं से संबंधित है तो ये सारे काम मैं महिलाओं के लिए करूंगा, है ना। बात को समझना ध्यान से। कई लोग कहते हैं सर हमारी संस्था का नाम विकलांग से संबंधित है, हम तो सिर्फ सिर्फ एक ही सेक्टर के रह नहीं। क्या विकलांग एजुकेशन नहीं, विकलांग लोगों के एजुकेशन का मुद्दा नहीं होता? क्या विकलांग लोगों की जो है गरीबी का मुद्दा नहीं होता है? क्या विकलांग लोगों के साथ गलत काम नहीं होते, उनका मुद्दा नहीं होता है? अवेयरनेस या फिर उनके ह्यूमन राइट्स की बात नहीं होती है? ये सारे सेक्टर सबके लिए लागू होते हैं। तो कभी भी एक सेक्टर पे काम मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई फंडिंग एजेंसी कहती है कि हम हेल्थ के लिए प्रोजेक्ट देते हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट को, अपनी जरूरत को हेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ गए? लेकिन आपको उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में भी एक्टिव होना जरूरी है। अगला गुरु मंत्र लिख लीजिएगा, अगला गुरु मंत्र क्या कहता है कि अगर संबंधित एजेंसी ने कोई गाइडलाइन जारी कर रखी है एप्लीकेशन की, या इंस्ट्रक्शंस दे रखे स्पेशली कुछ, उनको बारीकी से 3 बार पढ़ना कम से कम। और हर स्टेज पर, 3 स्टेज हैं आपकी। कौन सी? जब आप ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल लिखते हैं, सबसे पहला, सॉरी, जब आप प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोचते हैं, है ना, उसके बाद आप प्रपोजल लिखने की सोचते हैं, लिखने के समय आप प्रपोजल एनजीओ का अपना प्रोफाइल लिखते हैं, और उसके बाद आप प्रपोजल पे आते हैं। तीनों स्टेप पर बारी बारी, जब एक स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हो, संबंधित एजेंसी के इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस को मैच कर लीजिएगा। कहीं आप उससे बाहर या अलग तो नहीं जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट उसने मांगा है उससे आप कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं लगा रहे हैं। बात को समझिए, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन भी गलत होता है। तो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करते रहना है। छठा मंत्र लिख लीजिए,
फंडिंग एजेंसी को उसी वे में प्रपोजल भेजिए जिस वे में वो एक्सेप्ट कर रही हो। इसके लिए उसको बारीकी से समझना जरूरी है। ये चीज आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, ये चीज आपको उनके अखबारों की कटिंग में या उनके न्यूज में नहीं मिलेगी। उनकी साइट को विजिट करना पड़ेगा, क्या पता वहां पर CSR का एप्लीकेशन का ऑप्शन हो और पता लगे आप उनको मेल करने वाले थे। बात समझ गए? तो संबंधित एजेंसी जिस वे में आपसे प्रपोजल चाहती है उस वे में ही आप उसको प्रपोजल भेजिए। छठा गुरु मंत्र या सातवां गुरु मंत्र जो भी आ गया हो, खैर नंबर मुझे याद नहीं रहेंगे, लिख लीजिए। एक टाइम में आपके प्रपोजल को आप जो है मल्टी डायरेक्शंस में, मल्टी मोड्स में सबमिट मत कीजिएगा। अगर उसने ऑनलाइन मांगा था तो ऑनलाइन आप सबमिट कर चुके, जरूरत नहीं है उसको डाक भी करवा दो उसी दिन, आप मेल भी करवा दो, नहीं। बात समझे? अगर आपने उसको ऑनलाइन भेजा है तो वेट कीजिए। मैंने बताया था आपको वेट कब तक करना है। 1 महीने बाद आप रिमाइंडर डालेंगे और जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होगा उसके बाद आप एक डाक भेज दीजिए, कोई बात नहीं। बात समझे? एक टाइम में तीनों मोड्स का यूज नहीं करना है। तीनों मोड्स कौन कौन से हैं? मेल, पोस्ट और इन पर्सन सबमिशन, यानी कि फिजिकल सबमिशन। तीन ही मोड होते हैं प्रोजेक्ट सबमिट करने के, ऑनलाइन या फिर आप उसको कह सकते हैं मेल भी। हम 4 लिख लीजिए, अब 4 कर देते, अलग अलग कर देते हैं। ऑनलाइन अलग है जब उसकी साइट से आप सबमिट कर रहे हैं, मेल का प्रोसीजर अलग है आप जब मेल से सबमिट करते हैं, पोस्ट यानी कि डाक करवाने का प्रोसीजर अलग है जब आप उसको डाक करवाते हैं, और इन पर्सन सबमिशन यानी कि आप फिजिकली जाकर सबमिट कर रहे हैं। इन चारों मोड को कभी भी एक टाइम में एक साथ यूज मत कीजिएगा। क्लियर है? बल्कि कोई भी चारों मोड क्या छोड़िए, 2 मोड भी एक साइड में यूज नहीं करने एक टाइम में। अगर 6 महीने बाद आप उसको डाक निकाल रहे थे तो मेल मत कर देना गलती से उस दिन भी। बात समझ गए? ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आप कोशिश कीजिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स आपको बताए गए हैं केवल उसी फॉर्मेट में आप अपने प्रपोजल को सबमिट करें। अगला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, काइंडली यूज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द प्रपोजल्स व्हिच हैव बीन टॉट टू यू, जो आपको सिखाए गए हैं। अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, नेवर यूज एडिशनल मटेरियल इन सपोर्ट। जैसे कि आपके पास 35 सर्टिफिकेट हैं सरकार के, ये नहीं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में वो 35 सर्टिफिकेट भी लगा दिए, नहीं। जो रिलेवेंट हो, मान लीजिए मेरा महिलाओं से संबंधित प्रोजेक्ट है तो शायद मैं वहां पर एक सर्टिफिकेट जो महिलाओं से संबंधित वो लगा सकता हूं, या मुझे कोई पर्टिकुलर काम के लिए सर्टिफिकेट मिला वो लगाऊंगा। एडिशनल डिटेल प्रोजेक्टों की, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की, वो मत लगाइएगा कभी भी। अगर हम हेल्थ का प्रोजेक्ट लगाए तो हेल्थ के जो हमारे प्रोजेक्ट हैं सिर्फ हम उनको दर्शाएं। समझ गए आप बात को? क्लियर है सभी को? इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। और लास्ट पॉइंट, कवर लेटर को कभी मत भूलना। कवर लेटर को कभी भी मत भूलना। एडिशनल पॉइंट्स 2 और ऐड कर रहा हूं मैं आपके साथ, एडिशनल हैं ये, एडिशनल हैं, ये जरूरत पे काम आते हैं। 3 कर रहा हूं, सॉरी 4 मोड है ना आपके सबमिशन के, 4 पॉइंट ऐड कर लीजिए एडिशनल। पहला मोड कौन सा है हमारा सबमिशन का? कोई भी साथी बताइए मुझे। फर्स्ट मेल मोड है ऑफ सर। सबमिशन है हमारा मेल, राइट। मेल के अंदर जैसा मैंने आपको केसबुक सीरीज में ही बताया था और अन्य क्लास में बताता हूं, मेल जो है ना आपका, उसके अंदर जैसे ऑटोमेटिक सिग्नेचर हम ऐड करते हैं, एक डिस्क्लेमर पॉलिसी यूज करते हैं, और एक यूज करते हैं हम भाई ग्रीन मैसेज, है ना, कि भाई आप मेल को जब भी जरूरत हो तभी प्रिंट कीजिए, इससे पेड़ों की सुरक्षा होगी। मतलब एक प्रोफेशनल वे को यूज कीजिएगा। वो वीडियो आपको कल या परसों वाली रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी नए वाले चैनल पर। मैंने बताया कि कैसे हम अपने मेल को प्रोफेशनल बना सकते हैं। जो आप मेल यूज करते हैं ना, जब आप उसको मेल करेंगे तो आपकी संस्था का नाम जाना चाहिए। कई बार हमने देखा ना, हमारे पास NSDL से मेल आता तो हमारे पास मेल क्या दिखाता, NSDL, लेकिन मेल आईडी क्या होती है, incometax@gmail जो, या info@gmail। कई बार हमारे पास मेल आता है डू नॉट रिप्लाई लिखा होता है, डू नॉट रिप्लाई, लेकिन मेल का भेजने वाला सेंडर कोई और होता है।
तो उसको हम कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये मैंने कल या परसों सिखाया हुआ है। तो लेटेस्ट जो वीडियो लगी हो उनको ध्यान से देख लीजिएगा, आप उसको सीख जाएंगे कैसे हम उस पर डिस्क्लेमर लगाते हैं, कैसे हम उस पर ग्रीन मैसेज लगाते हैं, कैसे हम उस पर ऑटोमेटिकली अपना सिग्नेचर और हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी लगाते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति मुझे फेसबुक या किसी चीज पर देखना चाहे तो मेरे मेल पर सोशल मीडिया लिंक्स मेरे प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर है सभी को ये चीज? ये तो हो गया मेल का प्रोसीजर कि आप मेल को प्रोफेशनल वे से यूज करें। दूसरा कौन सा है हमारा वे ऑफ सबमिशन, बताइए फटाफट। पोस्ट करना, डाक करना। याद रखिएगा, जब आप अगर डाक से भेज रहे हैं, कोशिश कीजिए जो आपने एनवलप यूज किया है उस पर आप राइटिंग का काम ना करें। राइटिंग मतलब पेन से ना लिखना पड़े फ्रॉम या टू, आप अपने संस्था का एनवलप छपवा के रखिए, संस्था के नाम से एनवलप छपवा के रखिए, ऊपर संस्था का लोगो, संस्था का नाम, संस्था का एड्रेस लिखा होना चाहिए, फ्रॉम लिखकर उसके बाद जगह डॉट 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 लिखी हुई हो, और टू यानी कि इफ अनडिलीवर्ड, अगर अनडिलीवर्ड होता है तो रिटर्न टू में आपकी संस्था का नाम और एड्रेस लिखा होना चाहिए। ये पहले से प्रिंट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये इफ अनडिलीवर्ड टू का जो कॉलम है वो आपका परमानेंट है। किसको भेजना है वो परमानेंट नहीं हो सकता, मानता हूं, किसको भेजना वो परमानेंट नहीं हुआ, लेकिन बाकी का लिफाफा तो आपका प्रिंटेड होना चाहिए। प्रोफेशनल वे में आपके एनवलप को यूज कीजिए। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट बताइए क्या है जी? वॉइस नहीं है, वॉइस नहीं आ रही जी। फिजिकली जाकर देना सर। फिजिकल सबमिशन मैम, वॉइस क्लियर नहीं है प्रेमा जी, वॉइस क्लियर नहीं है, माफी चाहूंगा। चलिए मैं बताता हूं, जैसे ऑनलाइन बताया किसी ने, ऑनलाइन सबमिशन। ऑनलाइन सबमिशन क्या होता है? जब संस्था की साइट पर हम ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो, जब हम संस्था की साइट पर ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो, वहां पर हमें किस चीज का ध्यान रखना है? उसमें डिफाइन किया हुआ होता है कि इस बात को आप इतने कैरेक्टर्स में ही लिखें, कोशिश कीजिए उतने कैरेक्टर्स में ही आपकी बात लिखी हुई हो। उसने वहां लिखा है कि आपको ये चीज पॉइंटेड करने हैं, पॉइंटेड का मतलब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 या डॉट यूज करना है ना, तो आप उसी वे में उस पैराग्राफ को या उस चीज को लिखें जिस वे में उसने आपको बताया हुआ है। कोशिश कीजिए आपका जो सबमिशन है ऑनलाइन वाला, वो कभी भी लास्ट डेट पर, लास्ट मोमेंट पर ना हो। आज ग्रांट निकली है, फटाफट लास्ट डेट से 15 दिन पहले अप्लाई कर दीजिए। ये एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं, गुरु मंत्र है ये। काफी लोग वेट करते हैं लास्ट मोमेंट का। नेवर यूज द लास्ट मोमेंट, क्योंकि अगर वहां पर कोई जेन्युइन व्यक्ति बैठा है और उसको अगर लग रहा है कि यार आपने यहां पर गलती कर दी है, तो वो आपको समय रहते बता सके। बात समझ गए आप? अगर सामने वाले व्यक्ति, वहां पर कोई ऐसा जेन्युइन व्यक्ति बैठा हुआ है जो आपको बता सके सर आपने ऑनलाइन सबमिशन में गलती कर दी है, आप एक काम कीजिए, उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा पोर्टल पे जाके और दूसरे अप्लाई कर दीजिए। बात समझ गए? इसलिए लास्ट मोमेंट का कभी वेट नहीं करना है। ये हो गया ऑनलाइन सबमिशन के लिए। अब हो गया लास्ट आपका कौन सा रह गया? इन पर्सन, है ना? लास्ट क्या रह गया? इन पर्सन सबमिशन। याद रखिएगा, इन पर्सन सबमिशन जब भी आप करते हैं, यू मस्ट बी फिजिकली, आप जब जाएं वहां पर सबमिट करने, आपकी फॉर्मल ड्रेस हो। पहली चीज, फॉर्मल समझते हैं आप? फॉर्मल ड्रेस यूज करनी है आपको। आपके बाल, जैसे मेरे अभी आपने देखे, मैं सोचूं कि मैं चाहे कितना बड़ा ज्ञानी ज्ञाता क्यों ना हूं, इस वेश में चला जाऊंगा मैं, वो भले ही जानता हूं ये एनजीओ गुरु एसके यादव जी हैं, लेकिन नहीं, ये मेरी अपीयरेंस गलत होगी। जब मैं वहां जाऊंगा, शायद मेरी मूछों को मैं अलाउ करूं, मैं दाढ़ी को अलाउ नहीं करूंगा, है ना? मेरे बाल जो है ढंग से कटिंग किए हुए होंगे, मेरी ड्रेस फॉर्मल होगी। फॉर्मल के साथ कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पर ये माधव वाली जो टी शर्ट है वो पहन के नहीं जाऊंगा कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, मैं माधव का बंदा हूं। नहीं, फॉर्मल टी शर्ट का मतलब मैं जनरल जो अपने कैजुअल वियर होते हैं मेरे, शर्ट पैंट, उसके अंदर जीन्स यूज नहीं करूंगा। समझ गए आप बात को? ये नहीं कि जीन्स टी शर्ट डाल लिया, नहीं। हो सके कोट पैंट बढ़िया तरीके से, आप सूट बूट चप्पलों में नहीं जाना है, चाहे आपकी कितनी वीआईपी चप्पल क्यों ना हो। बात समझे? हम सोचते हैं कई बार कि सैंडल्स हैं तो हमारे चल जाएंगे, चलता कुछ नहीं है सर, चलता जुगाड़ में सिर्फ। फॉर्मल ड्रेस, जूते आपके स्पोर्ट्स के नहीं होने चाहिए, जो ऑफिशियल वियर जूते होते हैं हमारे वो पहन के जाने हमें।
आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो मैच होना चाहिए, पता लगे शर्ट है नीले रंग की, टाई है लाल रंग की, होती है कई जगह लाल रंग की, लेकिन उसका एक कोड होता है, क्योंकि कोट की जो हमारी कॉलर होती है ना वो कहीं लाल होती है शायद, तो वो एक मैचिंग प्रोफाइल बनाया जाता है। कहीं ना कहीं हमारी पॉकेट की जो साइड की रिबन है वो लाल होती है, तो उसके हिसाब से लाल टाई यूज करते हैं। लेकिन कहने का मतलब आपकी जो मैचिंग स्टाइल है, हालांकि इस चीज पे महिलाएं ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन हमें भी याद रखना है इस चीज को। और कोशिश कीजिए आप जिसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, उसकी क्लासेस कहीं ना कहीं से अटेंड कीजिए या फिर ऑनलाइन सीखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको वीडियोज मिलती हैं, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग से संबंधित टिप्स मिलते हैं आपको, तो उनको यूज कीजिए। ये बहुत जरूरी है इन फिजिकल सबमिशन में। और वही व्यक्ति वहां पर जाए, ध्यान रखिएगा सॉरी, वही व्यक्ति वहां पर जाए जिसने वो प्रपोजल अपने हाथ से लिखा है। क्योंकि अगर उन्होंने कोई भी सवाल पूछ लिया तो आपका रिप्रेजेंटेटिव जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसने लिखा नहीं है, उसको सिर्फ आपने बता दिया था, पढ़ा दिया था, लेकिन शायद वो इतना परफेक्ट नहीं होगा उस आइडियाज को डेवलप करने में कि वहां पर उसने वो बात क्यों लिखी थी। जिसने लिखा है वही व्यक्ति फिजिकल सबमिशन के लिए जाए। ये एक्स्ट्रा टिप्स है, गुरु मंत्र हैं, जिनको आपको हमेशा याद रखना है। ये एक्स्ट्रा टिप्स और गुरु मंत्र हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं कि इनके बिना आप अधूरे हैं। और अगर आपने ये सारे गुरु मंत्र लगा दिए, उसके बाद ठोंक बजाकर मेरी तरह, क्योंकि मैं यूज करता हूं, मेरी तरह आप सामने वाले से कह सकते हैं कि सर प्लीज मुझे आप मेल या रिटर्न माध्यम से सूचित करें कि आपने मेरा प्रोजेक्ट क्यों रिजेक्ट किया है। आगे मुझे क्या करना है, मुझे आईटीआई लगानी है, कोर्ट में खड़ा होना है, वो मेरा काम है। बस सामने वाले के लिए इतनी धमकी बहुत है। मैं धमकी दे के प्रोजेक्ट लेता हूं, मैं धमकी दे के ग्रांट लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, मेरे प्रपोजल में कोई कमी नहीं है। निकाल तो कमी कहां से निकालेगा। हाँ, लास्ट मोमेंट वो है, वो जब लास्ट में कहते सर 100 एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से ना हमने वर्द छाटी कि भाई किसकी टर्नओवर अच्छी है, उसमें से हमें 10 प्रपोजल चाहिए थे सर, तो आपका नंबर 15वें पे था इसलिए रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ वो अलग चीज है, लेकिन मेरा काम में कमी बताई तो गलत होगा, क्योंकि मैं उसके लिए आरटीआई लगा सकता हूं, मैं कोर्ट में खड़ा हो सकता हूं अगर बेवजह, क्योंकि मैं वहां पर इल्जाम लगा सकता हूं मुझसे रिश्वत मांगी गई थी इसलिए मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। तेरी नौकरी तो खा जाऊंगा। और सीएसआर वालों के पास कौन सी सरकारी नौकरी होती है, उनके लिए वही सरकारी नौकरी है बेचारों की। और एक सीएसआर हेड की नौकरी जाना बहुत अपने आप में बहुत बड़े मायने रखती है, क्योंकि उसके पास कमाने के बहुत सारे साधन होते हैं। वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई सरफिरा व्यक्ति उसको टकराए। मेरे जैसे को तो वो गरीमत दूर से हाथ जोड़ते हैं, साहब आप मत आना या तो पहले से मना कर देगा आप मत आना, और अगर बुला लिया है तो फिर खातिरदारी के साथ भेजेगा, सर बस यहाँ कमी रह गई। हाँ, अगर वो कमी जेन्युइन है तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ यहाँ सर मेरी कमी है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मेरी चीजों में कोई कमी नहीं है तो मैं उसको किसी भी प्रपंच में फंसा सकता हूँ, वो मेरा काम है। उसके लिए आपके पास लीगल सपोर्ट होनी चाहिए। मैं इसलिए सॉलिड हूँ क्योंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, और परिवार में भी वकील और जजों की कमी नहीं है। मुझे पता है मैं उसको 4 चक्कर तो लगवा ही लूंगा कोर्ट में, भले ही बाद में केस खारिज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अंदर एक डर रहेगा कि यार इस व्यक्ति के साथ पंगा नहीं लेना, अगली बार फाइल देखती पास हो जाया करेगी मेरी, ठीक है, भले ही वो कम के लिए करें। लेकिन एक बेस बनाना पड़ता है आपको, याद रखिएगा। वो बेस आपका तभी मजबूत होगा जब आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी नहीं होगी। डॉक्यूमेंटेशन हम आपको केसबुक सीरीज 1 में सिखा चुके हैं, वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वहां सर प्लीज हाथ पैर मार लीजिएगा। क्लियर बता रहा हूं, कई बार क्या होता है लास्ट मोमेंट पे आके काम बिगड़ जाता है, पता लगता है आपका जो पैन कार्ड बना है वो गलत कॉन्फ़िगर हुआ है, बना सही है, आज तक आप उस पर आईटीआर फाइल करते आ रहे थे, लेकिन वहां पर आप संस्थाएं, आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन सेलेक्ट करना था, लेकिन आपने वहां कुछ और सेलेक्ट करवा रखा आपके सीए ने। ठीक है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पर खेल बिगड़ जाए। तो इतना दम आपके अंदर होना चाहिए कि आप सामने वाली एजेंसी से प्रपोजल ले सके गारंटी के साथ। और वो दम तभी आएगा जब डॉक्यूमेंटेशन बेस को आप कंप्लीट कर चुके होंगे। जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया सिखाया पिछले कुछ दिनों में, इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। इस फॉर्मेट पे ही सारे काम चलेंगे। हाँ, कुछ जगह तब्दीलियां होंगी, मानता हूं कुछ जगह तब्दीलियां होंगी, लेकिन वो सिचुएशन और प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कहां पर क्या चीज हमारी कम होगी, क्या चीज बढ़ेगी वहां पर। वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि जब हम 4-5 चीजों प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा उसके लिए कि कहाँ हमें क्या चीज लगानी है, कहाँ हमें क्या चीज हटानी है ना।
तो गुरु मंत्र का हमेशा याद रखना, ये आपको कोई नहीं देगा। मैंने आज तक की अपनी क्लासेस में, अपने 4 साल के कैरियर में, कभी किसी को प्रोजेक्ट राइटिंग के लिए, जो मेरे पास अभी आपको पता होगा अप्रैल से हमारे यहाँ बैच चल रहे थे लगातार, वो सीख के भी गए हैं, लेकिन वहां भी मैंने शायद गुरु मंत्र नहीं दिया है। उनके लिए भी ये वीडियो मैं पब्लिक कर दूंगा, क्योंकि वो ना सोचे कि सर हम तो फिजिकल आके 25,000 रुपये खर्च करके सीख के गए थे, आपने हमें गुरु मंत्र नहीं दिया। तो ये वीडियो मैं उनके लिए पब्लिक कर दूंगा, उनको भी मुझसे कोई जो है शिकायत या शिकवा ना रहे। ये गुरु मंत्र हैं, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए, एक जाते जाते, क्योंकि अब मीटिंग का लास्ट है, जाते जाते एक एडिशनल गुरु मंत्र आपकी पूरी लाइफ के लिए, यहां मैं प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं संस्था की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं आपकी लाइफ की बात नहीं, मैं सब चीजों को मिक्स लेके चला हूं। चाहे आप उसको अपनी संस्था में जोड़ लेना, चाहे अपने जीवन में जोड़ लेना, चाहे अपने प्रोजेक्ट में जोड़ लेना, चाहे कहीं भी जोड़ लेना। एक लास्ट गुरु मंत्र मैं आपको देके जा रहा हूं, वो पर्टिकुलर क्या है? सबसे पहले आपके पास एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। आपको डिसाइड करना है कि द एनजीओ गुरु चैनल या महासंघ आपको अच्छा ज्ञान दे रहा है, या एक एनजीओ गुरु के नाम से भी एक चैनल अलग है जिसपे राजेश वर्मा जी हैं, वो भी अच्छा सिखाते हैं। बहुत सारे और मेंटर्स हैं जो एनजीओ से संबंधित अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। सबसे पहले सब लोगों को देखिए, सुनिए, उसमें से डिसाइड कीजिए कि कौन सा व्यक्ति हमें क्लियर भाषा में, क्लियर शब्दों में, और बिना किसी लालच के, यानी कि कई बार क्या होता है, हमें समझाता बड़ा अच्छा है, लेकिन लास्ट में कहता है ये काम करवाना है तो हमारी साइट पे आ जाइएगा, इतना पेमेंट हम लेंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि वो जो है प्रॉफिट ओरिएंटेड ज्ञान दे रहा हो। तो कौन सा व्यक्ति प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसके ना आप बिल्कुल चेले बन जाइए। चेले बनने का मतलब क्या है कि फिर हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है, उसके लिए प्रेरित रहना है, और जिस भी काम को आप कर रहे हैं उस काम में लगातार एज ए स्टूडेंट बना रहना आपकी फिर एक खासियत हो जानी चाहिए। अगर आपने किसी को गुरु माना है तो दैट मीन्स कि आप शिष्य हैं, और शिष्य का काम होता है सीखना। कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, सीखने के लिए कभी मना मत कीजिएगा। आपको पता है कि फलाना व्यक्ति जो है मेंटर है अच्छा एनजीओ का, लेकिन लास्ट में वो कहता है कि भैया ये काम करवाना है तो मेरे से करवा लेना, मैं इतने पैसे लेता हूं। ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं जाना है, जाइए, जितना वो सिखा रहा है उससे सीखिए। लास्ट में उसने ये कहा ना कि मेरे पास काम करवाने के लिए आ जाइए, मत जाइए, क्योंकि यहां पर एक गुरु आपका ये भी बैठा है जो कहता है कि आपको किसी भी कंसल्टेंट की या कहीं पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, उस काम के लिए यहां आ जाइए, लेकिन सीखिए जरूर। और अगर आप कंटिन्यूअसली सीखते रहेंगे, यकीन मानिए आप बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, अपने काम को बहुत परफेक्ट कर पाया करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने पूरे दिनचर्या का लगभग 14 से 16 घंटे सिर्फ सीखने में यूज करता हूं। मुझे अभी संस्थाओं को ट्रेनिंग देनी थी डिजिटल मार्केटिंग की भी, मैं सीख रहा हूं, मैंने कोर्स लिए हुए हैं, पेड कर रखा है उनको, 2.5 लाख रुपए के कोर्स लिए हुए मैंने, वो मैं सीख रहा हूँ रोज, क्योंकि मुझे वहां से सीखना, फिर आपको सिखाना है। मुझे संस्थाओं के साथ दिक्कत आ रही थी, उनकी साइट नहीं है, वेबसाइट नहीं है, मैं सीख रहा हूँ, कोडिंग लैंग्वेज सब सीख रहा हूँ। मैंने आज तक MS वर्ड चलाना किसी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में नहीं सीखा। स्कूल के नाम पे हमें क्लास जरूर मिलती थी, कंप्यूटर के नाम पे फीस भर दो भैया 350 रुपए, लेकिन शायद महीने में 1 या 2 क्लास होती थी, उसमें भी हमें गेम खिलाया जाता था कि बेटा आ जाओ इस पे गेम खेल लो, हम खुश, ठीक है, और माँ बाप ने 350 रुपए पे कर दिए। मैं आज तक कंप्यूटर कभी मैंने सीखा नहीं, कहीं से कोई कोडिंग नहीं सीखी, कोई लैंग्वेज नहीं सीखी, मैं ये सारी चीजें लाइव सीख रहा हूँ। कहीं पैसा देना पड़ रहा है तो कहीं यूट्यूब पर अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति अवेलेबल है जो फ्री में ज्ञान दे रहा है तो मैं उससे भी समेट रहा हूं। लेकिन अपनी चीजों को परफेक्ट करने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत हूं। मैं 16 घंटे अपने सीखने को देता हूं। यकीन मानिए, शायद इसीलिए 4 साल के अंदर मैं किस मुकाम पे मुझे नहीं पता। शायद आपको लगता होगा कि यार सर तो ज्ञान के भंडार है, एनजीओ के बारे में कुछ भी पूछ लो। काफी लोग मुझे गूगल बाबा बोलते हैं, एनजीओ का गूगल बाबा, है ना। काफी लोगों ने मुझे नाम दिया मेरा चेहरा देख के। एक दिन ऐसी एक मीटिंग में था तो एक सज्जन ने कमेंट कर दिया एनजीओ के गूगल बाबा। तो कई लोग मुझे एनजीओ का गूगल बाबा बोलते हैं। यकीन मानिए मुझे एनजीओ सेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज से 3 साल पहले, 2019 की बात कर रहा हूं मैं, मुझे उससे पहले एनजीओ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा है और आपको ही सिखा रहा हूं। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए, ये बहुत जरूरी है। और अपना एक गोल जरूर रखिए। जब तक आपका गोल नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और यकीन मानिए,
हमारी संस्थाओं के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, फाइनेंस नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा लास्ट में जाते जाते, आज उस परेशानी की वजह से, उस दिक्कत की वजह से आप एक गोल्डन चांस को खो रहे हैं। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आप एक गोल्डन चांस को खो रहे हैं। आज अगर यही चीजें महासंघ के माध्यम से या एनजीओ गुरु चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, यकीन मानिए आने वाले समय में इसके कोर्स डेवलप किए जा रहे हैं। ये ऑनलाइन ज्ञान जो आपको आज 2-3 हज़ार रुपए की क्लास में मिल रहा है, ये शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जब मार्केट को देखा ना, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ मैं कहाँ से क्या ले रहा हूँ। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। आई थिंक सो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके साथ। चलता हूं मैं गूगल पर। मैं यहाँ से ना एक क्लास अटेंड कर रहा हूँ, इसका नाम है digitaazadi.com। ठीक है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मैं अभी यहाँ से सीख रहा हूँ, और रिसेंटली मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया। मुझे यहाँ से डिजिटल आज़ादी सीखनी थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अ, यहाँ पर बता दिया कि ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएं, क्योंकि मुझे संस्थाओं को ना क्राउड फंडिंग सिखानी थी, और क्राउड फंडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग हमें आना चाहिए। शायद जितनी नॉलेज मेरे पास है उतनी पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, इसके लिए जरूरी था भाई मुझे जो है डिजिटल मार्केटिंग सीखनी थी। अब डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आप यकीन नहीं करेंगे, इस कोर्स की फीस अगर मैं आपसे बात करूं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में भर देता हूँ, एक बार कुछ भी भर देता हूँ मैं यहाँ पर, महेश, ठीक है, लास्ट नेम कुमार, यहाँ पर स्टेट महाराष्ट्र, फोन नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पर 9876543210, 9876543210। ठीक है, ईमेल एड्रेस में डाल देता हूँ मैं testing@gmail.com। नेक्स्ट स्टेप। कितनी आ रही है सर फीस इस पर? लाइव दिख रहा होगा आपको? समझ रहे हैं सर आप? लाइव दिख रहा है, कितनी फीस दिख रही है इस पे आपको? 2,30,097 राइट? मैं गलत तो नहीं? मैं गलत तो नहीं हूं ना? मैं जो चीजें आपको सिखाता हूं ना, यकीन मानिए ये बड़ा प्रीसियस ज्ञान है, ये बहुत गहरा ज्ञान है। इसके लिए मैं पता नहीं कहां कहां क्या क्या पे करके आया हूं, और वो ज्ञान मैं आपको फ्री में बांट रहा हूं, सिर्फ आपके लिए। देखिए मैं यहाँ पर आप सोचेंगे कि नहीं सर ने सिर्फ दिखाने के लिए कहा होगा, नहीं, मैं यहाँ पर मेंबर हूं। मैं यहाँ देखिए आपके सामने लॉगिन करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर ले चुका हूँ ऑलरेडी मेरा पैकेज। मैं ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना एक स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पर मैं जो है ना ऑलरेडी यहाँ पर पे करके ना, और ये देखिए हो गया माई कोर्स। आ रहा है आपको नजर? ये मेरा कोर्स का पैनल है, मेरे कोर्सेज कितने हैं, ये मेरा प्रोफाइल है, मेरा प्रोफाइल में चेंज कर सकता हूँ, लॉग आउट कर सकता हूँ, दिख गया होगा आपको आई थिंक सो। ये मैं पेड करके कोर्स ले चुका हूँ, सीख रहा हूँ धीरे धीरे। अभी मैंने शायद देखिए कुछ भी कंप्लीट नहीं किया, अभी 0% कंप्लीट दिख रहा होगा आपको, है ना? अभी यहाँ पर मैं सिर्फ 63% कर चुका हूँ, सिर्फ पहली चीज पर 63% कंप्लीट किया। डेली समय देना होता है इसको सीखने के लिए। अब सोचिए जो ज्ञान मैं आपको वहां दे रहा हूं, आपको पता होगा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ हमारी क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को जो है डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, क्राउड फंडिंग सिखा रहा हूँ। यकीन मानिए कि ये क्राउड फंडिंग जब मैं सीखने की बात करता हूँ तो मुझे लाखों रुपए पे करने पड़ते हैं। ये सारी चीज मैं सीख रहा हूँ, क्यों सीख रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि सबसे पहले तो मेरा उद्धार होगा ना भैया। क्राउड फंडिंग अगर मैं करूंगा। हेलो। हेलो, कहीं हाँ से आवाज हाँ आई? सर, हेलो। सर एक मिनट रुक जाइए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं प्लीज। हाँ हाँ सर। एक बार सर। रुक जाइए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं सर। देखिए ये जी सब सर। चीजें आपको सिखाने के लिए ना मुझे बहुत जगह से सीख के आना पड़ता है।
उसके लिए मैं पेड क्लासेस भी लेता हूँ। ऑनलाइन पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, आपको दिख रहे होंगे, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, मैं कहीं ना कहीं वो भी देखता हूँ। लेकिन मैं आपकी तरह वो चीप हरकत नहीं करता। चीप हरकत का मतलब पता है, समझते हैं आप? मैं अगर किसी वीडियो देखता हूँ ना, आराम से बैठ के संतुष्टि देखता हूँ पूरी। मैं कभी उसको डाउनलोड करके नहीं देखता, यार उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत कर रखी है मेरे लिए, समझना, वो वीडियो मेरे काम की है, दैट मीन्स कि उसने मेरे लिए मेहनत की है ना। उस व्यक्ति ने मेरे लिए मेहनत की है, मैं उसको वॉच टाइम नहीं दे सकता, थोड़ी देर बैठ के मैं लाइव नहीं देख सकता। आज कौन सा डाटा पैक जो है फ्री, जो है महंगा चलता है? फ्री है सब कुछ, है ना। एक बार रिचार्ज करो, पूरे महीने फ्री यूज करो, अनलिमिटेड यूज करो। तो क्यों बिल भर रहा हूँ, किस लिए भर रहा हूँ? अनलिमिटेड यूज करने के लिए। तो ये चीप हरकत क्यों कर रहा हूँ मैं अगर किसी की वीडियो देखता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय भी कई बार कहते हैं कि अगर वो किसी की वीडियो देखते हैं ना, सबसे पहला काम, वीडियो स्टार्ट करते उसको लाइक कर देते हैं, उस पर उस किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसको कमेंट कर देते हैं एक थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बस मैं इतना ही लिखता हूँ। अगर वीडियो देखता हूँ उससे पहले लिख देता हूँ, वो मेरे काम की है नहीं है वो अलग चीज है। लेकिन अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मैं उसको मैसेज करता हूँ थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आपने मेहनत तो की मेरे लिए, वो मेरे काम की निकली नहीं निकली वो बात की बात है, छोड़ो, मुझे क्या गिला शिकवा यार, कौन सा उसने मुझसे कुछ लिया है जो मुझसे गिला शिकवा करूं। ये अपनी एक रूटीन आदत बना लीजिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। और मैंने बहुत जगह जब मैं गया हूं तो मैंने बकायदा जो चीज मेरे काम की निकली मैंने उनको सोशल गिफ्ट सेंड किया है। ऑप्शन होता है चैनल पर सोशल गिफ्ट सेंड करने का, है ना। चाहे वो मेंबरशिप के रूप में हो, जैसे चैनल मेंबरशिप होती है यूट्यूब की, तो मैं उनकी चैनल मेंबरशिप ले लेता हूँ। 200-500-700 रुपए में मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे एक अच्छा शागिर्द मिल गया जो मुझे कुछ अच्छा सिखा रहा है, मैं उसके साथ हमेशा के लिए कनेक्टेड हूँ। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जो अच्छा सीखने को मिलेगा उसे रख लूंगा, जो बेकार चीज होगी उसको निकाल के बाहर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज अपने अंदर डाल लीजिए, अगर सक्सेस होना है तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, ये दाढ़ी बढ़ाना मेरा शौक नहीं है, समय नहीं मिल पाता साहब इतना, रात के 3 या 4 बज जाते हैं मुझे। जैसी अभी क्लास खत्म होगी फिर मैं अपनी क्लासेस शुरू कर दूंगा, मैं सीखना शुरू कर दूंगा, वीडियोस पर रहूंगा, कुछ ना कुछ देखता रहूंगा, कुछ ना कुछ नया सीखता रहूंगा, और साथ साथ प्रैक्टिस करता रहूंगा। सिर्फ ये नहीं कि देखना और सुनना, जो मैं देखता हूँ उसको प्रैक्टिस जरूर करता हूँ। एक बार देखूंगा समझूंगा पहले, मेरी आदत है, मैं अपनी आदत बता रहा हूँ आपको। मैं पहले एक बार वीडियो देखता हूँ, सुनता हूँ और समझता हूँ कि जो है मुझे क्या करना है। दूसरे पॉइंट पर जब मैं जाता हूँ तो वहां फिर मैं देखता हूँ कि भाई इसने क्या बताया हुआ, मुझे इसको कैसे करना है। तीसरी बार उसको देखते देखते खुद करता हूं, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। एक चीज को 3 बार में कंप्लीट कीजिए, तीसरी बार में आप परफेक्ट हो जाएंगे। सर बिल्कुल, मुझे आपका मैसेज मिल गया है, डिजिटल आजादी का कोर्स आपने लिया होगा सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सिर्फ सर कोर्स लेना नहीं है, वहां से कुछ नया सीखने का भी प्रयास कीजिएगा, वहां से कुछ नया सीखने का ही प्रयास कीजिएगा। क्योंकि जितना अच्छा आप सीख जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लर्नर की एक खासियत होती है, जितने भी यहाँ मेरे सामने बैठे ना सबकी एक खासियत है, और वहां भी एक खासियत है, वहां भी आपने सुना होगा, लर्नर की एक खासियत होती है, मात्र 80% लोग, 100 में से 80% लोग ऐसे होते हैं जो काम को पूरा करते ही नहीं, ढंग से सीखते ही नहीं है, ये हकीकत बात है। केवल 20% लोग सीखते हैं। बताया ना सर वहां पर, सिखाया गया ना सर वहां पर, अगर आप कोर्स में ज्वाइन किया होगा आपको बताया गया होगा उसमें जी सर, कि जी वहां सर। पर, हाँ ये सारी चीजें वहीं से आती है सर, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ हमेशा। आपने भी चीज सुनी होगी वहां पर कि 80% लोग, 100 लोग आते हैं सीखने के लिए, दिल से सिर्फ 20 लोग सीखते हैं, 80% सिर्फ हाजिरी लगाने आते हैं, हाजिरी लगाई चले गए। आपने कोर्स लिया, मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं आप इस कोर्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। सर टाइम क्यों मिलता है तो एक बार देखता हूँ, देख सर, लीजिए। मैंने क्या कहा, मैं गारंटी लेता हूं आप इस कोर्स को कंप्लीट नहीं करेंगे। नहीं उसका बराबर। कारण है क्योंकि मैंने एज ए लर्नर आपको देखा है, आपको ऑब्जर्व किया है मैंने। हमारे पास एक्सक्यूज होते हैं, मैं आज वहां था, आज ये काम निकल आया, आज वो काम है, इसलिए मीटिंग में नहीं जुड़ा। याद रखिए सर, जब आपको एक अच्छा लर्नर बनना है ना, तो आपके पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। जी आप सर। यकीन नहीं करेंगे, इस समय आपको मेरे बैकग्राउंड से दिख रहा होगा, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, दिख रहा है आपको? जी सर। क्योंकि मुझे कुछ सेटअप्स करने थे, मेरे घर का जो
सेटअप है ना वो बिगड़ गया था। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी जो टेबल है ना वो गिर गई थी। आपको शायद मैं पास से दिखा सकूं। आपको एक फट्टा दिख रहा है, दिख रहा नहीं? जी सर। ये फट्टा कहीं इस एंगल पर प्लेस्ड था, जैसे ये प्लेस्ड है, दिख रहा होगा आपको। ये अचानक गिर गया और गिरने के बाद मेरे सारे पीसी गिर गए। कुछ ना कुछ किसी ना किसी में कोई ना कोई खराबी आ गई है। अभी मैंने इसको सिर्फ एक अनदर टेबल के ऊपर माउंट किया हुआ है, दिख रहा होगा आपको। एक अनदर टेबल है छोटी सी, देखिए यहाँ पर ये खत्म हो रही है टेबल, और यहाँ इस साइड में खत्म हो रही है। इसके ऊपर ये फट्टा रखा हुआ पूरा, मैंने इसको माउंट किया हुआ है कैसे भी करके। देखिए यहाँ पर कुछ वायर्स आपको दिख रहे होंगे, अभी केबल वायर सब कुछ नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने आज एक्सक्यूज नहीं लिखा कि मेरे यहाँ पर ये ट्रेजेडी हो गई है और मैं आज की क्लास को बाउंस कर रहा हूं। बात समझे आप? बात समझे सर? मैं चाहता तो एक मैसेज डाल जी सकता सर। था आपको कि भाई आज सिस्टम में खराबी हो गई है, टेक्निकल फॉल्ट है, आज की क्लास को हम ना मंडे से ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैंने नहीं किया। मेरे घर में पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा बड़े छोटे छोटे डायपर्स टंगे हुए छोटे बच्चे के। एक 4 महीने का बच्चा जो अभी गेट के बाहर बैठा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि क्लास डिस्टर्ब ना हो। वो आंगन में बैठा हुआ खेल रहा है, उसकी मम्मी लेके बैठी हुई, सिर्फ इसलिए कि क्लास कंटिन्यू हो। बच्चा बोलेगा बीच में, डिस्टर्ब होगा। मैं एक्सक्यूज को कभी भी, मेरी लाइफ में एक्सक्यूज नाम का वर्ड नहीं है। बहुत रेयर कंडीशन होती है, मैं कहीं कोई इमरजेंसी काम आ गया है, मुझे वहां जाना है, तो जाहिर सी बात है मुझे शायद क्लास नहीं ले पाऊँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं हूँगा तो क्लास कहाँ से ले पाऊंगा? ड्राइव करते हुए क्लास नहीं ले सकता। तो एक बहुत ही रेयर चांस है, अदरवाइज मैं अपने सारे काम छोड़कर यहाँ पर शाम को क्लास देने आपके सामने प्रेजेंट होता हूँ। शाम को सर मेरा भी परिवार, हो सकता है मुझे भी सब्जी लेने जाना हो सकता है मुझे बच्चे को अस्पताल लेके जाना हो, लेकिन मैं इन चीजों को अलग जगह पैरेलल करता हूँ। जो मेरे पास फ्री टाइम है मैं वहां अपने काम को कंप्लीट करने की सोचता हूँ। जो मेरा टाइम आपके साथ बाउंडेड है, यानी कि मैंने आपके साथ कमिट किया है ना, कमिट किया ना, तो जब हम एक चीज के लिए कमिट हो जाते हैं ना, वहां फिर एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। जब आपने इस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन किया तो आप मुझसे कमिट हुए हैं सर 8 बजे के लिए, और अगर आप 8 बजे आप गाड़ी चलाते हुए मुझे दिख रहे हैं वीडियो के अंदर, तो ये आपका एक्सक्यूज है। आप भले ही कहें सर नहीं मैं तो जुड़ रहा हूं, बेशक गाड़ी चला रहा हूं लेकिन जुड़ रहा हूं, लेकिन सर वो सीखना नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है? सामने व्हीकल पर है ना। हमारा माइंड एक जगह कंसंट्रेट हो सकता है, 2 जगह नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपसे कहा था पुरानी वीडियो जब देखें तो एकांत में बैठ के देखना, जब आपको पता हो कि कोई डिस्टर्ब करने वाला आपको नहीं है। ये बहुत जरूरी है। ये गुरु मंत्र दिए हैं मैंने आज आपको। आई थिंक सो आपको जानकारी जो आज दी गई है वो अच्छी लगी होगी। कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम्स खराब थे, आज तक आपने शायद मेरे सर पे ये चीज नहीं देखी होगी, और मुझे पसंद भी नहीं है लगाना, लेकिन क्या करूं, सिस्टम टूट गए हैं, वॉइस नहीं आ पा रही इनसे, तो यूज करने पड़ रहे हैं। आप पिछले भी मैं कई वीडियोस में लाइव आया हूँ, अपना चेहरा मैंने दिखाया भी है, लेकिन आपने मेरे सर पे कभी ये तंबूरा नहीं देखा होगा। आज यूज करना पड़ा, मजबूरी है, निकालना पड़ा कहीं से। ठीक है, पड़ी तो हर एक चीज है लेकिन निकालनी पड़ी मजबूरन, मजबूरी है मेरी। ठीक है, तो याद रखिए जब आप कोई काम कमिटेड होके करें तो उसको कमिटेड होके ही पूरा करें, उसको अधूरा मत छोड़िए। एक काम को करना है दैट मीन्स करना है, आपकी लाइफ का एक गोल होना चाहिए। आज आपको गुरु मंत्र दिया है, कल और परसों हमारी क्लासेस का ऑफ रहेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कल और परसों शनिवार और रविवार हमारी क्लासेस का ऑफ रहेगा, क्योंकि आपको पिछले होमवर्क पर ध्यान देना है। सारी वीडियोस को 2-2 3-3 बार सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो चीज आपसे छूट गई हो ध्यान से नोट बना लीजिएगा। क्योंकि जब हम प्रपोजल राइटिंग सीखेंगे तो वहां आप अगर पूछेंगे नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, हम चलते जाएंगे लिखने पर। और अगर आप लिखने के साथ ही चलते रहे तो यकीन मानिए आप उन 4 या 5 प्रपोजल के अलावा 6 प्रपोजल अपने दिमाग से नहीं लिख पाएंगे। और लिख भी लिया तो प्रोफेशनल नहीं होगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि हमने यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज किया। ये मैंने आपको सारे फार्मूले लिखवा रखे हैं, ये सारे फार्मूला हैं, हम इन फार्मूलाज को अब यूज करेंगे। क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो फटाफट चैट बॉक्स में एक बार क्लियर लिख दीजिए। और इसके साथ ही मैं अब आप लोगों से अलविदा चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय को मैं एक बार हैंड ओवर करना चाहूंगा क्लास को। सर अपने शब्दों के साथ इस क्लास को आप एंड करें, क्योंकि इस सेशन को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सेशन को 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक वापस कंटिन्यू किया जा रहा है। एक्सटेंड कर दी गई क्लास आपकी, और कल और परसों ऑफ दिया गया आपको पिछले होमवर्क के लिए। सर प्लीज। सर धन्यवाद सर। सर बहुत खुशी की बात है कि आपने इस जो कोर्स था इसको फिर एक्सटेंड कर दिया है। सर थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी तो मैं बीच में वो हो गया, क्योंकि जुकाम के कारण ना बैठा नहीं जा रहा था,
कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, इसलिए मैं समझ इसलिए सकता मैं बीच में 2 बार आउट भी हो गया और गला भी ऐसा हो रखा है। तो हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सभी अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम सबको देखते हुए हम सबकी को आगे यानी कि हम उसको और अच्छा सीख सकें, आपने इसको एक्सटेंशन करा। और मेरा सभी साथियों से अनुरोध भी है कि भाई सर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कोर्स को इतना बढ़ा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा वीडियोस को देखें और उसमें क्वालिटी लाएं। जैसे सर ने कहा ना, आप 1 बार देखें, 2 बार देखें, उसमें जो भी कमी हो, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही, आप उसको लिखें। लिख के जब आप नोट्स की तरह बनाएंगे तो जब आप बहुत अच्छे प्रपोजल राइटर बन सकेंगे। इसी के लिए थोड़ी तबीयत भी खराब है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने शब्दों के साथ हमें उत्साहवर्धन भी किया हमारा, और हमें एक गाइडलाइन भी दी, क्योंकि हम जितना अच्छा हम रिवाइज कर लेंगे ना, तो हमारे पास पॉइंट्स बने होंगे, नोट्स बने होंगे, और ये नोट्स हमारी अच्छी प्रपोजल राइटिंग में हमेशा हमारे काम आएंगे। इसी इन्हीं शब्दों के साथ सर, अब आप कोई प्रश्न लेना चाह रहे थे शायद, बीच में किसी ने हैंड रेज किया था, आई थिंक सो, किसी ने हैंड रेज किया था, कोई प्रश्न था शायद उनका। कोई प्रश्न है सर आपका या नहीं है? मुझे कंफर्म कर दीजिएगा अनम्यूट करके अपने आप को। जो भी साथी जिन्होंने हैंड रेज किया था पीछे, मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आपका कोई प्रश्न है या नहीं है। हेलो। जी श्रीमान जी। हाँ सर, मैं उसमें हैंड राइज किया था, जो आप पूछे थे कि कुछ सेमिनार वगैरह जो लगाने के लिए, कैंप हाँ वगैरह, हाँ। हाँ हाँ। उसके लिए हैंड राइज कर दिया, बोलने के लिए। जी बताइए, उससे संबंधित क्या डाउट है सर आपका? ये बोला, नहीं सर, जो डिजिटल आज़ादी वाला जो कोर्स लिया लिया हूँ सर। हम्म। हेलो। नहीं, वो सेपरेट चैप्टर है सर। देखिए, वो आप कुछ ना कुछ अच्छा सीख रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए हमेशा हमें। ठीक है जी। जी सर। आपका जो राइट, जो आप बता रहे हैं कि जो हमें कैंपेन्स करने थे या वेबिनार सेमिनार करने थे, उससे संबंधित कोई बात थी आपकी? हाँ, मेरे को आप जैसे पूछ रहे थे कि क्या कुछ बोल लेंगे क्या, कोई संस्था वाले बताओ बोले थे कि क्या क्या है। अच्छा, मैं एल्डोसेंट गर्ल्स के लिए बोल रहा था। चलिए कोई बात जो नहीं। सैनिटरी, जो ये मेंस्ट्रुएशन हाइजीनिक के संबंधित कैंप लगाने के लिए, हाँ हाँ। तो कैंप मैं, लगाने के लिए बोल रहा हाँ तो लगाइए सर। आपके देखिए, आपके आसपास ना लोगों से आप डिस्कस कीजिए कि आप इस टाइप के कैंप लगाने वाले हैं, है ना। वहां हूँ। जी पर सर। जो आपके पुराने, जो आपके डोनर्स रहे हैं, उनसे थोड़ी हेल्प कलेक्ट कीजिए, थोड़ी आप जी लोग करेंगे, है ना। और फिर वहां पर जो है आप उससे संबंधित छोटा जो भी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हो, जितना सामर्थ्य हो, उसके हिसाब से आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन से संबंधित प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप वेबिनार सेमिनार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी। प्रोफेशनल मतलब आप, या तो आपको सीखना पड़ेगा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है, उसको आप महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अच्छे शब्दों में बता सकें, है ना। अग, डॉक्टर्स को अपॉइंट करने हाँ से। बिल्कुल, आप चाहें, देखिए डॉक्टर अपॉइंट मत कीजिए, अपॉइंट करना सॉल्यूशन नहीं होता। हर एक चीज में पैसा खर्च करेंगे सर, संस्था नहीं चला पाएंगे आप। जी सर। सोशल जी सर। वॉलेंटियर के रूप में आप उनको ज्वाइंट कीजिए, और उनका एक विकल्प छोड़ दीजिए उनके लिए। भाई वो वहां पर सलाह देंगे और लास्ट में एक मैसेज दे देंगे, भाई अगर महिलाओं से को इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप हमारे क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं, आप हमारे क्लिनिक से दवाइयाँ या अपना इलाज करवा सकते हैं। बात समझे? उनको जी ऑप्शन सर। दीजिए अपने एडवर्टाइजमेंट का। आपका वर्कशॉप हो गया, आपको तो जी वर्कशॉप करना था ना, आपने जी अपना सर। वर्कशॉप कर लिया, और उनका एडवर्टाइजमेंट हो गया, उनको फायदा मिल गया, कुछ क्लाइंट नए बढ़ जाएंगे, जो उनसे, जो आज तक उनको नहीं जानते थे, वो उनसे जुड़ गए। बात समझे सर? क्योंकि जो जी व्यक्ति सर। जितना अच्छा ज्ञान देता है ना, लोग उससे काम करवाने के लिए उसी के पास जाते हैं। ये एक प्रैक्टिकल चीज है। जी अगर आप किसी को अच्छा सिखा रहे हैं, तो व्यक्ति आपसे ही काम करवाने जाएगा। अब सबको पता है कि मैं कंटेंट या प्रपोजल राइटिंग की क्लास देता हूं, तो लोगों को पता है कि यार यादव जी को अच्छी नॉलेज होगी प्रपोजल राइटिंग की, तो लोग मुझे रेकमेंड करते हैं कि सर आप यादव जी से लिखवा लो प्रपोजल। भाई बेशक 2 पैसे महंगे लगेंगे, लेकिन प्रपोजल अच्छा लिख के देंगे वो। तो ऑटोमेटिक काम बढ़ा ना सर आपका। तो जी सर। वहां पर आप इनको यूज कीजिए, जो आपके डॉक्टर्स हैं या नर्स हैं या कोई एएनएम स्टाफ हो, जीएनएम स्टाफ हो, इनको यूज कीजिए। कांटेक्ट जी बनाइए सर। फिजिकली। जब फील्ड में उतरेंगे सर, तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। जी सर। कुछ नए एक्सपीरियंस मिलेंगे आपको, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के, है ना। जी सर। ठीक है शिवान जी। अब मानव जी सेवा सर। महिला सम्मान समिति, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद आप।
हेलो सर, सर लाइवलीहुड प्रोजेक्ट मुझे मतलब एक्सप्लेन किया था सर, क्या क्या आता है इसमें? सर लाइवलीहुड के अंदर हर एक चीज आती है। लाइवलीहुड के अंदर मोस्टली वो सारी चीज आ जाती हैं जिससे एक व्यक्ति का जीवन निर्वहन होता है। इसमें सारे सेक्टर्स इनबिल्ट होते हैं। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहेगा तो वो अपने अच्छा काम कर पाएगा, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो वो अच्छा कमा पाएगा, क्योंकि लाइवलीहुड किससे संबंधित है? जीवन यापन से। लाइवलीहुड का हिंदी मतलब है जीवन यापन। और जीवन यापन के फैक्टर कई हो सकते हैं। अगर किसी का जीवन यापन का शेड्यूल बिगड़ा हुआ ना तो उसके कई फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है उसको नॉलेज ना हो इसलिए उसको अच्छा काम ना मिल रहा हो सकता है किसी का स्वास्थ्य खराब हो इसलिए उसको वो काम ही ना कर पा रहा हो, तो लाइवलीहुड इफेक्ट करेगा ना सर उसका। तो लाइवलीहुड के अंदर सारे सेक्टर्स इनबिल्ट होते हैं, मोस्टली सारे सेक्टर्स इनबिल्ट होते हैं। पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, सारी चीजें इनबिल्ट होती है सर उसके अंदर लाइवलीहुड में। ये बहुत बड़ा सेक्टर है। हम एक प्रपोजल लाइवलीहुड पर भी लिखेंगे, वहां आपको बताया जाएगा कि हम क्या क्या चीजें डाल सकते हैं, क्या क्या चीजें इनबिल्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि किसी भी एक प्रपोजल के भरोसे मत रहिएगा। अपने एरिया ऑफ इंटरवेंशन को, आपके एरिया ऑफ इंटरवेंशन को बढ़ाइए। संस्था में सारे काम कीजिए आप। टेक्निक्स मैंने आपको बता दिए, एक एक चीज को आप लेके चलेंगे। लाइवलीहुड पे आप लोगों को ऑनलाइन नॉलेज दे सकते हैं। अरे आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आपकी टीम तो तैयार कीजिए। लोगों को आप मैसेज तो डालिए कि भाई फलाने दिन मीटिंग करने वाले हैं, आपको नॉलेज नहीं हो कोई बात नहीं, मैं होस्ट के रूप में उनको बताऊंगा। टॉपिक आप रखिए, मैं हूं आपकी हेल्प के लिए। अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थान है तो आप बिल्कुल इस चीज के लिए महासंघ की हेल्प ले सकते हैं। मीटिंग आप ऑर्गेनाइज कीजिए, होस्ट मैं करूंगा उसको। ठीक है जी, हमारे पास टीम है अवेलेबल पूरी, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। ओके जी, चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। थैंक यू। गुड नाइट जी।